नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने क्या देखा था? कल देख लिया था बाबर की कैसे एंट्री हुई थी और पानीपत के युद्ध में उसने कैसे इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर उसके बाद उसने और भी युद्ध लड़े थे और उसके बाद देखा था कि हुमायूं आया और हुमायूं ने कैसे हुमायूं से टकराव चला किसका? शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी से उसका प्रथम युद्ध हुआ था बंगाल से लौटते समय, कौन सा? चौसा का युद्ध। और चौसा के युद्ध में क्या हुआ था? चौसा के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी ने हरा दिया था किसको? हुमायूं को। और हुमायूं को भागना पड़ा था, तो नदी में कूद के वो भाग रहा था। तो उसको बचाया था किसने? एक मछुआरे ने जिसका नाम था निजाम। ठीक है। और निजाम ने उसको बचाया था। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था कन्नौज का युद्ध, और कन्नौज के युद्ध में फिर पूरी हार हो गई थी पूरी तरीके से हुमायूं की, और हुमायूं को दिल्ली और आगरा दोनों छोड़ना पड़ गया था। और वो चला गया था काबुल, और काबुल के रास्ते फिर पहुंच गया था वो कहां पर? ईरान पर। ठीक है। और जब फिर यहाँ पर जब कन्नौज का जो शासक था और जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी जब हार गया कालिंजर के युद्ध में, और कालिंजर के युद्ध में उसकी 45 में मृत्यु हो गई जब, तो 45 के बाद 55 में वापस आया हुमायूं 10 साल बाद। उसको इतना डर था शेरशाह सूरी का कि वो बहुत जल्दी वापसी भी नहीं किया। तो 10 साल बाद जब आया तो उसका दो युद्ध उसने और लड़े, मच्छीवाड़ा का युद्ध और समरकंद का युद्ध। ठीक है। उसके बाद उसने फिर से दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। और फिर दिल्ली पर अधिकार जमाने के बाद एक दिन के लिए उसने बादशाह बनाया था किसको? उसी निजाम को जिस मछुआरे ने उसको बचाया था। ठीक है। और उसने भी एक दिन में उसने सोचा कि क्या ही कर लूंगा, तो उसने एक दिन में चमड़े के जो है चमड़े की जो सिक्के चलाए थे वो चलाए थे सबसे पहले निजाम ने। ठीक है, एक दिन के लिए। तो ये सब कहानी हम लोगों ने देख ली थी। और उसके बाद फिर आज देखते हैं हम अकबर को। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर दिल्ली पर जब स्थिति मजबूत कर लेता है कौन? हुमायूं दोबारा से, और बैठ जाता है हुमायूं। तो हुमायूं बहुत ज्यादा समय में बैठ नहीं पाता है दिल्ली पर, वो स्थिति अपनी मजबूत करता है कब? 55 में, है ना। और 56 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 56 में जब मृत्यु होती है उसकी, दीन पना नामक उसमें जो पढ़ रहा था वो सीढ़ियों से, और सीढ़ियों से उतरते हुए समय उसका जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक। अब उसकी मृत्यु होने के बाद फिर क्या हुआ? दिल्ली खाली हो गई यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर छोटे छोटे जो राजा हैं उनकी स्थिति सबकी मजबूत है। मतलब यहाँ पर देखो राजपूत बैठे हुए हैं, यहाँ पर अफगान अभी बचे हुए हैं, यहाँ पर मालवा का शासक है, कन्नौज और जो कालिंजर का शासक है, ये सब धीरे छोटे छोटे शासक बचे हुए हैं अभी। ठीक है। तो जैसे ही दिल्ली खाली हुई, जब ये हुमायूं मरा, तो किसी को बताया नहीं गया, ये बात छुपाई गई और दरबार में दबाई गई। क्योंकि उनको पता था कि दिल्ली यदि खाली हो जाएगी और दिल्ली पर अगर इन इन लोगों को पता चल गया तो ये सब अधिकार कर लेंगे, है ना। तो दिल्ली में बताया नहीं गया, लेकिन भाई राजा मरा है, इतना बड़ा सुल्तान मरा हुआ है, तो हवा तो चली जाएगी पूरी दिल्ली में, ये बात फैल गई कि जो है हुमायूं मर गया। तो इन लोगों ने स्टार्टिंग कर दी इधर की ओर बढ़ना, और आपस में गुटबाजी बनाए कि देखिए दिल्ली खाली हो गया, जल्दी से जल्दी अधिकार करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ था। जब हम लोगों ने देखा था समरकंद का युद्ध 55 में, तो 55 में जब समरकंद के युद्ध हुआ था तो यहाँ पर कौन आया था? साथ में अकबर भी आया था, जो कि अभी कहाँ बैठा हुआ था? यहाँ पर काबुल में। और जब ईरान से ये वापस आ रहा था समरकंद के युद्ध के लिए हुमायूं, तो काबुल से इसको लेते हुए आया था, और समरकंद के युद्ध में साथ में था कौन? अकबर। ठीक है। तो अकबर जब समरकंद का युद्ध देखा, उसके बाद फिर अकबर को कहाँ पे बिठा दिया गया था? तो अकबर को जो पाकिस्तान वाला पंजाब वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया में क्योंकि ये तो बहुत कम उम्र का है इधर, तो उसने किसके संरक्षण में? बैरम खां, जो कि एक खासा इंसान था। और किसका था ये खासा? हुमायूं का। तो हुमायूं ने बैरम खां के संरक्षण में इसको छोड़ दिया था पंजाब में। ठीक है। तो जैसे ही पता लगता है कि भैया यहाँ पर हुमायूं खत्म हो गया, तो बैरम खां तुरंत तैयार करता है अकबर को और कहता है चलो दिल्ली चलना है। तो अकबर पूछता है किस लिए जाना है? कहता है चलो जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना है, बहुत जरूरी है, इमरजेंसी है। तो ये दिल्ली की ओर कूच करना स्टार्ट करता है। लेकिन तब तक क्या होता है, यहाँ पर दिल्ली में आकर बैठ जाता है हेमू, है ना। हेमू आकर यहाँ पर बैठ जाता है। और हेमू फिर बाद में दिल्ली तो जीतते ही जीतता है, और जीत लेता है साथ में क्या? आगरा। ठीक है। और जैसे ही ये आगरा जीतता है, तो यहाँ पर ये उपाधि लेता है। कौन सी उपाधि लेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर उपाधि लेगा ये विक्रमादित्य की उपाधि। ये कहता है विक्रमादित्य की उपाधि लेगा, क्योंकि इसने जीत लिया। क्या जीत लिया? आगरा भी जीत लिया, दिल्ली भी जीत लिया। असल में जीत क्या लिया, वो तो खाली ही पड़े एक तरीके से देखा जाए, जब वहां पे कोई राजा ही नहीं है। तो जीतना क्या हुआ, अपनी सेना भेज दी और वहां पर बैठ गया। तो उसको लगा अरे मैंने इतने बड़े बड़े जो है जो 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 दो क्षेत्र हैं दिल्ली और आगरा, इन दोनों को एक बार में जीत लिया, तो वो लेता है यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि। उसको लगता है कि अब मैं विक्रमादित्य बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर हेमू ले लेता है। और वहां से आ रहा है अकबर और बैरम खां। ठीक है। तो इनके बीच में क्या युद्ध होगा? कहां पर युद्ध होगा? पानीपत में दूसरा युद्ध होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध तो आपको याद ही होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध यहाँ पर छिड़ जाएगा। किसके किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में यहाँ पर युद्ध चालू हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा। अब अकबर तो बहुत छोटा है, यहाँ पर 13 ही साल का है लगभग।
तो अकबर जब यहाँ से आ रहा है पंजाब से, और कहाँ की ओर, दिल्ली की ओर, तो पंजाब से जब वो दिल्ली की ओर आ रहा है, तो ये बहुत काला दिन है उसके लिए, है ना, क्योंकि इतने लोग एक साथ उसके विरुद्ध अभियान चला रहे हैं यहाँ पर दिल्ली के लिए, तो ये उसके लिए था काला दिन। तो यहाँ पर लिख लीजिए कलानौर पंजाब। कलानौर पंजाब में क्या हुआ, उसका राज्यारोहण करवा दिया किसने, बैरम खान ने, ठीक है। बैरम खान ने राज्यारोहण करवाया, जगह पूछ लेता है कभी कभी, तो कहाँ पे हुआ था इसका पहला राज्याभिषेक, वो हुआ था कलानौर में, बीच रास्ते में कर दिया था और उसको शासक बना दिया था दिल्ली का, ठीक है। तो अब इनके बीच होता है पानीपत का युद्ध। अब पानीपत के युद्ध में क्या होता है, देखिए, जो बैरम खां था, ये बैरम खां जो है तेज आदमी था। तो अकबर तो उस समय बहुत ही छोटा था, तो अकबर को तो कह सकते हैं कि उतना परिपक्व वो नहीं था। लेकिन जो बैरम खां था, बैरम खां इस समय पूरा मोर्चा संभालेगा, और बैरम खां को पता था कि जो हेमू है, जो कि सारे राजाओं मतलब अफगानियों के साथ और जो राजपूतों से, इनसे, और जो छुटपुट नेता थे जिनको बाबर वगैरह ने हराया था, वो सबकी सेना का संरक्षण उसको मिल रहा था। हेमू को सेनापति चुना गया था, क्योंकि भाई देखिए क्या होता है कि जब आप अगर कोई बड़ा युद्ध कर रहे हो, तो उसमें जरूरी है कि उस समय आपका सेनापति मजबूत होना चाहिए, और सेनापति इन सारे लोगों का एक ही होना चाहिए। तो एक सेनापति चुना जाएगा हेमू को, ठीक है। तो जब सेनापति हेमू को बना दिया जाएगा, तो बैरम खान सोचेगा कि सेनापति को ही टपका दिया जाए। तो ये जो है हाथी पे बैठा हुआ है, तो ये पहले ही टारगेट कर लेता है कि भैया हाथी पे से सिर्फ जो है हेमू को हराना है ना, क्योंकि हाथी पे जो सेना लड़ती थी उस टाइम पे, तो सिर्फ वो क्या है, हाथी पे बैठी दिखती थी, और हाथी पर यदि बैठी नहीं दिखती थी, तो इस समय क्या हो जाता, मान लिया जाता था कि भैया हमारा राजा खत्म हो गया, है ना। जैसे कि पानीपत के तृतीय युद्ध में होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में अब्दाली के बीच और किसके बीच हुआ था, तो वो हुआ था मराठाओं के बीच, और मराठा का जो सेनापति उस समय बनाया गया था, जो मुख्य लीड कर रहा था, तो वो हाथी से उतर के लड़ने लगा था। तो सेना को लगा कि यार हमारा तो जो सेनापति है वही खत्म हो गया, और वो सब इधर उधर भाग जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर एक नियम था कि हाथी पर बैठा दिखना चाहिए उनका कौन, तो वो दिखना चाहिए सेनापति, ठीक। तो टारगेट करता है बैरम खान सिर्फ हेमू को कि इसको गिराना है, अगर इसको गिरा लिए तो हम लोग युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी सेना हेमू के साथ थी, और बैरम खान के साथ उतनी बड़ी सेना नहीं थी। चलिए, फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर होता है कि भैया जैसे ही 4 घंटे 5 घंटे तक युद्ध चलता है, तो उसमें कोई भी बैरम खान यहाँ पर छल कर देता है कि देखिए क्या कर देता है, अपनी सेना को ऑर्डर देता है कि कोई भी तीर यहाँ पर नहीं चलाएगा, एक भी इंसान तीर नहीं चलाएगा। और तीर ना चलने की वजह से हेमू को लगेगा कि यार इनकी सेना के पास क्या तीर ही नहीं है, तो वो आगे बढ़ता चला आएगा, और क्या करेगा, बैरम खान उसके सामने जाएगा, और बैरम खान को जैसे ही हेमू देखेगा, तो उसका हाथी उसका पीछा करने लगेगा, ठीक है, पीछा करवाने लगेगा, और बैरम खां उनको उसी जगह पे ले जाएगा जहां पे उसकी तीरंदाजी वाली सेना बैठी हुई थी, यहाँ पर आराम कर रही थी, कि भैया जैसे ही बैरम खां ने ऑर्डर दिया है, बैरम खां इसका हाथी लेकर आएगा हेमू का, तो ऐसे जहां पर इधर हाथी आया तुरंत तीर चलाने हैं। तो यही होता है, बैरम खां का पीछा करता है, और बैरम खां भागने लगता है, तो उसको लगता है अरे कि बैरम खां तो भाग रहा है, और बैरम खां का पीछा करते हुए जैसे ही वो इस स्थान पर पहुंचता है, तो यहाँ से तीर चलना स्टार्ट होते हैं, और पूरा छेद देते हैं किसको, हेमू को, और हेमू क्या होता है, हाथी से गिर जाता है। तो भैया फिर इतनी बड़ी सेना थी उसकी, और हेमू जैसे ही हाथी से गिर जाता है, और ये छोटी सी सेना थी इनकी, ठीक है, तो ये पूरी सेना में भगदड़ मच जाता है, और पानीपत का युद्ध ऐसे ही जीत जाता है कौन, यहाँ पर बैरम खां, बोले तो अकबर, ठीक है। अकबर की यहाँ पर विजय हो जाती है। ये कहानियां थी, और यहाँ से स्टार्टिंग होती है किसकी, अकबर की। अब चलिए देख लेते हैं अकबर के बारे में और क्या पॉइंट आ सकते हैं एग्जाम के तौर पर। तो ये देख लेते हैं, चलिए, इसका जो जन्म हुआ था वो तो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में, अमरकोट के राजा भीरसाल के यहाँ, ठीक है, उसी के महल में हुआ था। और राज्य अभिषेक सबसे पहला क्या कहाँ पर हुआ था, तो मैंने बात की है कि जैसे ही हुमायूं मरा था और वहां से बैरम खां उसको लेकर आ रहा था, तो उसके लिए वो काला दिन था, तो कलानौर में, पंजाब में उसका जो पहला राज्य अभिषेक हुआ वो 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। देखिए आप लोग याद कर लेना इसको। और कब, 1526 में, ठीक है, 1526 में 1556 में उसका जो है वो राज्याभिषेक हो गया। वजीर इसका कौन बना, बैरम खां, जो कि पानीपत के युद्ध में इसका साथ दे रहा था, ठीक है। फिर क्या होता है, जो पानीपत का युद्ध हो जाता है, ये हम लोगों ने देख लिया। और जो ये हेमू था, ये मोहम्मद आदिल शाह का वजीर था, इसी को सेनापति बनाया गया था, और यही लीड कर रहा था पानीपत का द्वितीय द्वितीय युद्ध, ठीक है। ये हार जाता है यहाँ पर, मारा भी जाता है और हार भी जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बैरम खां का काल चलना स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1556 में अकबर बन गया यहाँ पर राजा, कहाँ पर, दिल्ली में बैठ गया आके मुगल साम्राज्य पर। लेकिन क्या अकबर उस समय इतना बड़ा था कि वो साम्राज्य को चला सकता था, तो वो इतना बड़ा था ही नहीं, उसकी एज अभी मात्र 13 साल थी, ठीक है।
तो ये बात हो जाती है। तो फिर बैरम खां उसकी सीट को संभालता है। तो कब से कब तक बैरम खां का काल माना जाता है? 1556 से 62 तक का। अब देखिए 1556 से 62 तक का, यानी कि कितना, 4 और 2 6 साल। 6 साल में ये कितना हो जाएगा? लगभग 19 साल का हो जाएगा। तो अभी ये हो गया बड़ा, ठीक है। तो फिर आपको 1562 में पढ़ना है एक तिलवाड़ा का युद्ध। अब क्या हो गया? अकबर यहाँ पर हो गया बड़ा, ठीक है। और बैरम खां क्या होता था, कई बड़े बड़े काम कर देता था और वो अकबर से पूछता नहीं था। देखिए कुछ भी हो, मतलब एक बात सुन लीजिए आप लोग कि मतलब देखिए कुछ भी हो, अगर कोई भी राजा हो आप उससे पूछोगे नहीं। और अब वो बड़ा भी हो चुका है। जैसे देखिए क्या था, जब अकबर बहुत छोटा था तो बैरम खां को ये हैबिट थी कि वो बड़े बड़े काम कर देता था और अकबर से पूछता नहीं था, अकबर को बाद में बता देता था कि ये काम हो गया। लेकिन अब अकबर को बुरा लगने लगा कि भाई मैं अब 19 साल का हो गया हूँ, खुद डिसीजन ले सकता हूँ, लेकिन बैरम खां मुझसे पूछता भी नहीं है और बड़े बड़े काम कर देता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ी सी मनमुटाव हो जाता है। और ज्यादा बैरम खां का इंटरफेयर होने की वजह से बड़ा हो गया यहाँ पर कौन? अकबर। और तिलवाड़ा का युद्ध इन लोगों के बीच हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग हो, अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो अभी आप लोगों के प्रति जो घर वालों का रवैया होगा वो अलग होगा। लेकिन जब आप सिलेक्शन ले जाओगे तो फिर रवैया एक अलग रहेगा। तो यहाँ पे सोच लीजिए कि सिलेक्शन हो चुका है किसका? अकबर का, ठीक है। अकबर का सिलेक्शन हो गया। तो अकबर अब बड़ा हो गया, तो तिलवाड़ा का युद्ध इन लोगों के बीच में हो जाएगा। किसके बीच में? अकबर के और बैरम खां के। तो बैरम खां तो उसका वजीर था, चाहता तो उसको हरा देता, लेकिन जो मुख्य सेना थी वो अकबर के साथ थी, क्योंकि अकबर कौन है यहाँ पर? मुगल साम्राज्य का जो है वो है, क्या कह सकते हैं, राजा है। तो अकबर यहाँ पर जीत जाता है। और बैरम खां को वो मारता नहीं है, क्योंकि बैरम बैरम खां उसके साथ हमेशा से रहा है, तो सहानुभूति तो रहती है। तो बैरम खां हारने के बाद कहाँ जाता है? मक्का जाने लगता है। और मक्का जाते समय गुजरात में जो होता है उसके साथ क्या होता है कि जो अफगान अभी बचे हुए हैं उन्हीं में से एक अफगान उसकी मृत्यु कर देता है, क्योंकि बैरम खां से तो बहुत लोगों की दुश्मनी थी, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उसने कई लोगों को हराया था, ठीक है। अब देखिए गुजरात में उसकी हत्या हुई है, गुजरात में। और गुजरात पे ही जो आक्रमण रहेगा ना, जब अभी आगे 72 में जब अकबर वहां पे आक्रमण करेगा, तो गुजरात का आक्रमण सबसे तेज आक्रमण माना जाता है अकबर का। क्यों माना जाता है? कि कहीं ना कहीं उसको ये खुन्नस थी कि बैरम खां को यहाँ पे मारा गया था। देखिए बैरम खां को भले ही उसने हरा दिया, लेकिन उसकी सहानुभूति तो उसके साथ थी, क्योंकि बचपन से बैरम खां उसका संरक्षक बना हुआ था, है ना। तो गुजरात पे सबसे तेज आक्रमण इसीलिए अकबर ने किया था, और बहुत ही खूंखार आक्रमण किया था, बहुत लोगों को उसने मार दिया था। और उसी के बाद आके बुलंदशहर में बुलंद दरवाजा बनवाया था, ठीक है। तो वो कहानी अभी हम लोग आगे देख लेंगे। अब देखते हैं बैरम खां का काल समाप्त हो गया कब से? 1552 से लेकर 1562 तक। अब देखते हैं भैया पर्दा शासन स्टार्ट हो गया यहाँ से। जैसे ही बैरम खां वहां से जाएगा, और जैसे ही बैरम खां चला जाएगा, तो अब क्या अकबर यहाँ पर अकेला पड़ जाएगा। तो अकबर की जो धाय माँ थी, जिसकी पालन पोषण किया था अकबर का, जिसने, उसका नाम था माहम अंगना, है ना। तो माहम अंगना का शासन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसी को कहते हैं पर्दा शासन, या फिर हरम शासन भी उसी को कहते हैं, या फिर पेटीकोट शासन भी उसी को कहते हैं। तो ये सारे शासन हम लोगों को पर्दा शासन के नाम से जाना है। कब से? 1560 से 64 तक, ठीक है। ये चीज याद हो गई। फिर क्या होता है 1552 में? 1562 में क्या होगा? अब 1562 में माहम अंगना की मृत्यु हो जाएगी। बहुत इंटरफेयर करती थी और बहुत गलत गलत काम जो है अकबर से कराती थी। देखिए क्या होता है, एक महिला चाहे तो आपको कितना बड़ा बना दे, और एक महिला चाहे तो आपको कितना छोटा बना सकती है। वो माहम अंगना को देख के सीखना चाहिए हम लोगों को। अब इसी समय 62 में क्या हो जाएगी? इसकी जो है शादी भी हो जाएगी अकबर की, किससे? जोधाबाई से, है ना। जो जयपुर का राजा, आमेर का राजा, उस समय का आमेर जिसको बोलते थे, आमेर का जो राजा था, उसकी बहन थी ये जोधाबाई। आगे कहानी देखेंगे अभी आमेर की भी, ठीक है। तो इतना अभी समझ लीजिए कि 1562, क्योंकि घटनाएं हम लोग सिक्वेंस से पढ़ रहे हैं, तो देख लेंगे कि 1562 में जो जोधाबाई का विवाह हुआ है वो हो गया है। और जोधाबाई बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि व्यवहारिक महिला थी, और बहुत ही इंटेलिजेंट कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो अपने जो सारी पावर थी ना वो यूज करती थी पूरा अकबर के सामने। और एक और बीरबल भी करता था। ये दो आदमी ऐसे थे कि अकबर से कुछ भी बोल देते थे, है ना, और अकबर को सुनना पड़ता था, क्योंकि ये लोग गलत बात करते ही नहीं थे, ये बहुत सही बात करते थे, ठीक है। इसी समय क्या हो जाएगा, महामंगना का जो पुत्र रहता है इसको ये मृत्युदंड करवा देगी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बदले की भावना से अकबर को देखता रहता था कि ये इसको पाला मेरी माँ ने है, और ये जो है राज कर रहा है, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं घातक सिद्ध ना हो जाए, तो अंगना के पुत्र को भी मृत्युदंड करवा दिया था 62 में ही, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब जोधाबाई आई, जैसे ही जोधाबाई आएगी तो भाई अकबर क्या है? मुस्लिम है, और जोधाबाई क्या है? यहाँ पर हिंदू है। तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग होगी। तो देखिए जैसे ही जोधाबाई आएगी, तो वही कहेगी दास मास में कोई विश्वास नहीं रखते हैं, है ना। देखिए तो दास को जो है 62 में, खाली 62 में ये हो अंत करवा देगी। सबसे पहले ये अकबर के महत्वपूर्ण कार्य हैं उनकी लिस्ट है ये, और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट।
या फिर आपसे सिक्वेंस लगाने पूछ लेगा। तो क्वेश्चन कैसे भी आए घुमा फिरा के, अगर ये सारी घटनाएं हम लोगों ने याद कर ली तो फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, और क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बनते हैं इन्हीं घटनाओं से। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, दास प्रथा कांड। फिर वो देखेगी कि हरमदल भी बना हुआ है, तो हरमदल से कहेगी कि ये क्या है बताइए राजा साहब, ये हरमदल ये सब हटाइए, ये सब। तो 62 में ही तुरंत उसके आते ही ये दो चीजें हाल के हाल खत्म। 62 में अकबर की शादी हुई और 62 में ही दास प्रथा का अंत और हरमदल का भी अंत। अब देखिए क्या होगा, तीर्थ यात्रा पर, जैसे देखिए वो पूछेगी कि भैया तीर्थ यात्रा पर कर क्यों लगवाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम हाजी के लिए जाता है तो उस पर कोई कर लगता है, तो अकबर बोलता है नहीं इस पे कोई कर नहीं लगता है, तो कहती है तीर्थ यात्रा पर क्यों कर लगाया जा रहा है। तो भैया तीर्थ यात्रा भी वो समाप्त करवा देगी, कब, 63 में, ठीक है। तो ये चीज याद हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, जजिया कर लगता था। जजिया कर किस पे लगता था, हिंदुओं पे लगता था। तो भाई मुस्लिमों पे कोई कर लग नहीं रहा है इस समय, और जजिया कर लग रहा है हिंदुओं पे। तो फिर क्या कहेगी, तो जोधाबाई कहेगी कि भैया इसको भी हटाया जाए। तो राजा साहब इसको भी हटाना पड़ा, कब हटाना पड़ा इसको, 64 में, ठीक है। तो दास प्रथा का अंत हो गया 62 में, हरमदल का भी अंत हो गया 62 में, तीर्थ यात्रा का हो गया 63 में, तीर्थ से तीर्थ यात्रा और 63, ठीक है, और जजिया का हो गया 64 में। अब देखिए जब ये सब हो गया तो फिर अब बताइए कि नए महल की मांग तो की जाएगी ना। अब ये सब हो गया तो एक एक ठो घर ही बनवा दिया जाए नया, है ना, और जो कि राजस्थान के बगल में हो। तो राजस्थान के बगल में देखिए, आगरा के बगल में आप लोगों ने देखा होगा 40 किलोमीटर की दूरी पर है फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई, 1571 में। जो मतलब वो आई है उसके 9 साल बाद, है ना, जोधाबाई के 9 साल बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई। और फतेहपुर सीकरी जो है यहाँ पर नजदीक है राजस्थान से, कह सकते हैं कि जयपुर से, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई जाएगी। फिर होता है क्या, इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना कब होगी, आपको ये भी पढ़ना है, 75 में होगी। इबादत का मतलब क्या होता है, इबादत का मतलब होता है पूजा, है ना, और खाने का मतलब ग्रह। तो इबादत खाना मतलब पूजा गृह भी बनवाया जाएगा, कब, 1575 में, ठीक है। फिर इबादत खाने को सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, पहले 75 में जब बनवाया जाएगा तब मुस्लिमों के लिए था, लेकिन इबादत खाना 78 में सभी धर्मों के लिए प्रवेश को दे दिया जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 1578 में, ठीक है, यहां तक याद हो गया। फिर भैया करवाई जाएगी यहाँ पर मजहर की स्थापना, मजहर की घोषणा करवाई जाएगी। कब करवाई जाएगी मजहर की घोषणा, 1579 में। 1579 में मजहर की स्थापना। मजहर क्या था कि देखिए वो कहता था कि मैं जो धर्म ग्रंथ है ना उनको तो मैं मानता हूँ, लेकिन धर्म गुरुओं को नहीं मानता हूँ। कौन कहता था, अकबर कहता था। जैसे मान लीजिए कुरान है, तो मैं कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं वो मैं मान लूंगा, लेकिन जो मौलवी साहब कहेंगे वो मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि देखिए अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा था, और उसको ये भी पता था कि कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, कहाँ से कैसे चीजों को जोड़ना है, ठीक है। तो मजहर के लिए वो यही करेगा, वो मान लेगा कि अगर मैं मौलवियों की मानूंगा, या फिर मान लीजिए अपने हिंदू धर्म में भी कहा जाए तो अगर मैं साधु संतों की मानूंगा, तो फिर वो तो चीजें अपने हिसाब से बोलते हैं, कई लोग उल्टे को सीधा, सीधा को उल्टा बताते हैं, है ना। तो वो कहेगा कि मैं जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उनकी बात मानूंगा, जैसे कि हिंदू में गीता और मुस्लिमों में जैसे कि कुरान, ठीक है। तो इन दोनों में जो लिखी हुई बातें हैं वो मैं मान लूंगा, लेकिन धर्म गुरुओं की या मौलवियों की बात मैं नहीं मानूंगा। तो ये भी वो कर देता है, कब, 1579 में, ठीक है। फिर उसके बाद दीन ए इलाही की स्थापना करवाएगा। दीन ए इलाही जो था, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक नया धर्म ही था वो, है ना, दीन ए इलाही। तो दीन इलाही की स्थापना ये करवा देगा 1582 में, है ना। और इसमें सबसे पहले बीरबल इस धर्म को जो है मानेगा। बीरबल पहला हिंदू था, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बीरबल पहला हिंदू था जिसने दीन ए इलाही में मतलब को अपनाया था, और लास्ट हिंदू भी यही था, इसके बाद भी किसी ने नहीं अपनाया था। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। फिर आया इलाही संवत जो कि आया 1583 में। तो ये घटनाएं थी इसकी, देखिए 4-5 तो आपको याद ही हो गई होंगी। 62 में क्या था, दास प्रथा। हरमदल कब था, 62 में। तीर्थ यात्रा भी कब था, 63 में। और जजिया कर कब था, 64 में। ये 4 तो आपको याद हो गई। फिर एक तो नए शहर की मांग की गई, तो 1571 में नया शहर बनवाया गया, ठीक है। फिर इबादत खाना पूजा गृह कब, 75 में बनवाया गया, 1575 में। फिर मजहर की स्थापना की गई कि मैं क्या है कि मतलब जो धर्म ग्रंथ है उनकी बात मानूंगा, लेकिन धर्म गुरुओं की बात नहीं मानूंगा। तो ये कब किया गया, 79 में। और 82 में दीन इलाही की घोषणा, और इलाही संबत निकाला गया 1583 में। तो बताइए ये घटना अब आपको याद हो गई कि नहीं हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अकबर की राजपूत नीति, जो कि सबसे फेमस थी। और ये क्या थी, तो ये थी दमन और समझौते पर आधारित थी। दमन और समझौते पे देखिए राजपूत क्या चाहते थे, अकबर ये अच्छे से जानता था। राजपूतों को क्या पसंद था, शान पसंद था, और ये लोग आपस में लड़ते मरते रहते थे। ये भी अकबर ने बहुत अच्छे से जान लिया था, क्योंकि शुरू से वो देख ही रहा था। तो उसने ये देख लिया था कि इनको मैं डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट अगर कोई बात करूंगा समझौते की, तो इनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये हमेशा नाक को ऊंचा करके चलते हैं।
तो ये कहता है इनसे हम निपटेंगे दमन और समझौते की नीति से। ठीक है, पहले क्या करूंगा, इन पे आक्रमण करूंगा और जब एक दो को हरा दूंगा तब इनसे समझौते की बात करूंगा, तब ये आराम से समझौता कर लेंगे। तो क्या करेगा, ये इन पे आक्रमण करेगा और फिर करेगा समझौते की बात। तो कहेगा राजा साहब कैसे का, ठीक ठाक बराबर पे बैठाएगा उनको, राजा साहब कह के बात करेगा। ठीक है, तो भाई राजपूतों को लगेगा कि वाह यार, हमें हरा के भी और राजपूतों से ऐसी बात की जा रही है। तो राजपूत एक चीज जानते थे, अगर कोई कहेगा उनसे कि इस जगह के हम राजा बनेंगे, तो वह कहेंगे कैसे बनोगे, राजा तो हम ही है ना। तो वो कहेंगे इस जगह पे हम अब राज्य करेंगे, वो कहेंगे कैसे करोगे, राजा तो हम ही रहेंगे, और मारना काटना चालू कर देते थे। तो अकबर ये चीज अच्छे से समझ गया था। तो अकबर ने यहाँ पर क्या किया कि इनसे बातचीत करना स्टार्ट किया। जब कब कब पहले हरा दिया फिर समझौता किया। और समझौते में क्या कहा कि देखिए आप क्या हो, आप राजा हो, है ना, और आप राजा ही रहोगे, और जिस क्षेत्र में आप हो ये क्षेत्र आपका ही रहेगा, मैं इस क्षेत्र को नहीं लूंगा। ठीक है, तो राजाओं को लगा कि बढ़िया बात है यार ये तो, और राजा साहब कह के बात कर रहे हैं। जबकि उससे पहले भी जब अलाउद्दीन खिलजी से उनकी जब लड़ाइयां हुई तब बुरा बर्ताव किया गया, जौहर करना पड़ा उनकी स्त्रियों को। ठीक है, तो ये सब बात हुई तो राजाओं को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई ठीक है। तो बोले लेकिन आज से आप हमारे मनसबदार हो जाओगे। ठीक है, मनसबदार, और आप सब मनसबदार हो जाओगे और मैं क्या हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा बादशाह। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा दिमाग चल रहा है। मनसबदार, मनसबदारी दे दी उसको, और वहां से क्या लेने लगा, टैक्स। कि बोले अब मनसबदार आपको बना दिया है, अब आप दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली जो साम्राज्य है उसके अंदर आने लगे, तो अब आप हमें थोड़ा बहुत तो भैया टैक्स दोगे, हमने आपको हराया है, हम आपसे संधि तो कर नहीं रहे, आपका क्षेत्र तो छीन नहीं रहे, जो क्षेत्र है वो तो आपका ही है, जितने क्षेत्र के हो उतने ही के आप रहोगे, लेकिन वो क्षेत्र अब हमारे अंतर्गत आ जाएगा, है ना, और उस क्षेत्र का आप टैक्स थोड़ा सा बहुत हमें दोगे। तो ये रणनीति थी अकबर की। देखिए कितनी मतलब कितना इसमें दिमाग लगाया होगा, और कितनी अच्छी ये रणनीति थी कि उसने ना तो बहुत ज्यादा हानि भी नहीं हुई उसको, और यहाँ पर उसको मनसबदार मिल गए बड़े बड़े, और मनसबदारों से क्या कहा कि भैया जो आपकी फौज है ना, जब मैं कहूँ, क्योंकि मैं बादशाह हूँ, और मैं बादशाह हूं, तो जब भी मैं कहूंगा कि फौज लेकर कहीं लड़ने आना है तो आपको फिर तुरंत आना पड़ेगा। इनने कहा ठीक है भाई, हमारी फौज तो वैसे ही कहीं नहीं लड़ती है, तो हम आ जाएंगे लेकर। चलिए ये बात हुई। फिर होती है वेतन की बात, कि भाई अब वेतन कैसे दिया जाए, वेतन व्यवस्था क्या थी अकबर के टाइम पे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था गुप्त काल में कैसी थी, गुप्त काल में जो सामंत थे उनको वेतन कैसे दिया जाता था, वेतन दिया जाता भूमि के तौर पे। और जो विजयनगर में हम लोगों ने पढ़ा था नायंकर व्यवस्था, है ना, नायंकर जो थे उनको भी कैसा दिया जाता था, वेतन भूमि में। ठीक है, और सल्तनत में देखा था इल्तुतमिश के टाइम पे इक्ता व्यवस्था आई थी, है ना। तो इक्ता व्यवस्था जब आई थी तो देखा था कि भाई यहाँ भी वेतन कैसा दिया जाता है, यहाँ भी भूमि के रूप में। तो एक बात समझिए आप, मान लीजिए ये साम्राज्य की भूमि है, ठीक है, आप वेतन अब भूमि के रूप में दे रहे हैं, तो मान लीजिए इतना छोटा छोटा टुकड़ा हर साल या हर महीने जाता जा रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे तो भैया जो राजा के पास जमीन घट ही रही है ना, और सामंतों के पास जो है जमीन बढ़ रही है। अब मान लीजिए राजा के पास इतनी जमीन बची और सामंतों के पास हो गई इतनी सारी जमीन, तो राजा तो कमजोर हो ही जाएगा ना। तो हमने क्या देखा है, हमेशा से देखा है कि सामंत धीरे धीरे पावरफुल हो जाते थे, और हर सामंत जो है अपने राजा को हरा देता था, है ना, यही होता था। तो अकबर ने कहा अब ये नहीं होगा, अब यहाँ से वेतन हम भूमि के तौर पे देंगे ही नहीं। और नकद वेतन चलाया था किसने, पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने, हमने देखा था। तो नकद वेतन भी यहाँ पर कौन नहीं देगा, अकबर यहाँ पर नकद वेतन भी नहीं देगा। तो भैया बात आती है कि अब वेतन देगा कैसे, तो वो बात समझते हैं। देखिए समझने वाली चीज है, बहुत अच्छे से समझिए। क्या करेगा, यहाँ पर जो भूमि है, भूमि का आधार पर ये वेतन का स्टार्ट करेगा। भूमि के आधार पर कैसे करेगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले तो भूमि को ये बांटेगा 4 हिस्सों में। ठीक है, कौन कौन सी भूमि, सबसे पहले खालसा भूमि, जागीर भूमि, पैवाकी भूमि और मध्य मास भूमि। तो खालसा भूमि जो होती थी उसको शाही भूमि के अंतर्गत रखा जाता था, जिसपे कोई विरोध नहीं था, कोई राजा का हक नहीं था, इस पे था सरकारी हक, और पूरी किसके अंडर में थी, अकबर के अंडर में थी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, शाही भूमि है ये, और पूरी खालसा। खालसा का देखिए आपने स्टार्टिंग तो देखी ली थी, कहां से हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ही हो गई थी, और निजामुद्दीन औलिया से उसका द्वंद्व हो गया था इसी बात को लेकर। ठीक है, और जो जीएसटी भाई साहब आ रहे थे बंगाल विजय से, तो उससे भी निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया था कि दिल्ली अभी दूर है, तो यही खालसा भूमि थी वो। तो खालसा भूमि को उसने रखा किसके अंतर्गत, शाही भूमि के अंतर्गत। अब देखते हैं जागीर, जागीर में क्या था। अब जागीर जो भूमि थी वो किसको दे देगा, वो ये जो जागीरदार लोग हैं, देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं अब इसको। जो जागीरदार लोग हैं, जागीरदार बना दिया ना उसने, मनसबदार बनाया, तो इनसे कहा कि जागीर जो भूमि है वो आपकी रहेगी। मतलब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको वेतन हम देते, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे होते तो आप वेतन देते कितना, मान लीजिए आपका वेतन है 20,000 रुपया, तो हम आपको ऐसी भूमि दे रहे हैं जिसका टैक्स आप वसूलोगे
तो आपको मिलेगा यहाँ पर 24,000 रुपया। अब 20,000 रुपया आप रखिए और 24,000 में से कितना बचा, 4,000, तो 4,000 रुपया दीजिए आप किसको, बादशाह को। ठीक है, तो समझ में आया ये चीज। ये चीज थी, क्या थी ये, जागीर व्यवस्था। अब मान लीजिए किसी जागीर व्यवस्था आई और सूखा भूखा या अकाल पड़ गया और उसने उस जमीन से मतलब टैक्स नहीं वसूल पाया, तो वो फिर क्या करेगा, तो वो पैबा की भूमि थी, एक तीसरे नंबर की भूमि पैबा की, उससे भरपाई करेगा। ठीक है, तो तीसरी नंबर की भूमि थी पैबा की। और फिर चौथे नंबर की भूमि थी मध्यमास। मध्यमास भूमि क्या थी, जो दान में मिलती थी या फिर दान में दी जाती थी। जैसे मान लीजिए 500 बीघा जमीन अकबर ने किसको दी थी, तो अकबर ने दी थी सिख गुरुओं को। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ा ही है अपन अपन लोगों ने। चलिए, ये हो गई व्यवस्था। तो ऐसे देता था वो भूमि। अब ऐसे देता था वो वेतन, उसको वेतन देने में कोई भी कष्ट नहीं हुआ, उल्टा वेतन उन्हीं से वसूलवाता था और उन्हीं से और उल्टा ले लेता था। ठीक है, अब वही देखिए, अब जो मनसबदार है तो ये घोड़े भी रखते थे, है ना, और सेना भी मेंटेन करते थे। इन सब चीजों से वो अकबर जो है ना फ्री हो गया था। वो मुख्य सेना कुछ अपने पास रखता था दिल्ली दरबार में, बाकी पूरी सेना मनसबदारों के पास ही रहती थी। और जैसे ही किसी थर्ड पर्सन से युद्ध होता था तो ये छोटे छोटे मनसबदार अपनी अपनी सेना लेकर जो है साम्राज्य के लिए दिल्ली पर आ जाते थे कि भैया बताइए किस पर आक्रमण करना है, जैसा कि अभी हम लोग गुजरात विजय में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखते हैं कि भैया भूमि से टैक्स कैसे वसूला जाता था। अब मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ तो लिया खालसा भूमि, अब लेकिन खालसा भूमि से टैक्स कैसे वसूला जाएगा, तो टैक्स कैसे वसूलते हैं ये बात करते हैं। देखिए देखते हैं, अब मान लीजिए ये है भूमि, ठीक है। तो अगर कह दिया कि भैया ये भूमि हो गई आपकी, अब आप हमें 5 कुंटल गेहूं दीजिए, तो बताइए ये सारी भूमि एक जैसी होगी क्या, 5 कुंटल हर कहीं से हो सकता है कोई भूमि बंजर भी हो सकता है कि कोई भूमि बहुत अच्छी हो, उर्वर हो, है ना। तो भूमि की माप पर अगर उसने जो टैक्स दिया, तो वो क्या, उसको कहा था जप्ती प्रणाली। तो जप्ती प्रणाली आप याद रखिए, जो भूमि पर टैक्स लगाया था उसको कहा था जप्ती प्रणाली। फिर उसने कहा कि एक उपज पर होगा। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 10 कुंटल गेहूं निकल रहा है, ठीक है, 10 कुंटल निकला, तो इसमें से आप 2 कुंटल या फिर मान लीजिए 1 कुंटल हमें दोगे, मतलब 20% दोगे हमें, ठीक है, ऐसे की। तो 20% कर लिया, तो इसको कहा कनकूत प्रणाली। तो दोनों चीज समझ में आई। भूमि पर जो नाप के आधार पर दिया गया था उसको क्या था, जप्ती प्रणाली, और जो उपज के आधार पर किया गया था उसको बोला था कनकूत प्रणाली। ये दोनों प्रणाली समझ में आ गई होगी। जब ये दोनों प्रणाली लगा के अकबर ने देख ली, लेकिन अकबर को नहीं आया मजा, है ना। मजा नहीं आया कि भाई यहाँ पे तो घाटा लग जा रहा है किसानों को। वो भी नहीं चाहता था कि आम जनता भी उससे परेशान रहे। तभी तो देखिए अकबर को क्या कहा जाता है, अकबर महान लगाया जाता ना, क्योंकि इसीलिए लगाया जाता, वो छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देता था और कितना बड़ा साम्राज्य उसने बनाया हुआ था। चलिए तो देखते हैं कि अकबर ने क्या अपनाया फिर बाद में। अब उसने कहा देखिए, अब आपकी ये भूमि हो गई, ठीक है। अब समझिए, इस चीज को समझने वाली चीज है ये। और क्वेश्चन में जब कैसे भी पूछा जाएगा आपसे, तो आप लोग को ये घटना जो है, ये कहानी आपको याद आ जाएगी। अब देखिए मान लीजिए कि ये हो गई भूमि, ठीक है। अब उसने देख लिया कि भैया ये इतनी बड़ी भूमि है और इस पर ये निकाल रहा है मान लीजिए 5 कुंटल गेहूं, ठीक है। अब उसने कहा चलिए इस साल आपका 5 कुंटल निकला है, फिर इससे पिछले साल कितना निकला था, तो उसने कहा भैया 4 कुंटल निकला था। चलिए भैया ठीक है, ये मान लिया। उसके पहले कब कितना निकला था, उसने कहा उससे पहले हमारा निकल गया था 3 कुंटल, सूखा पड़ गया था। चलिए भैया ये बात भी मान लिया। उसके पहले कितना निकला था, उसने कहा भैया 5 कुंटल निकला था फिर से। चलिए ये मान लिया। उसके पहले कितना निकला था, तो उसने कहा भैया यहाँ पे निकला था 6 कुंटल। तो उसने कहा ठीक है, ऐसे ही ऐसे आप 10 साल का ब्यौरा हमारे पास लाइए। और 10 साल में जो है उसने 10 साल का औसत निकाल लिया यहाँ पर, सीधा सीधा। और 10 साल के औसत को इसे क्या कहा उसने, आइन ए दहसाला या दहसाला व्यवस्था, जो कि उसके टाइम पे किसने बनाई थी, ये टोडरमल ने ये बनाई थी। तो अब समझ में आ गई। तो इसी को उसने जो है अपने दरबार में लागू करवाया। 10 वर्ष की जो उपज का अनुपात था उसके आधार पर उसने कर लेना स्टार्ट कर दिया। अब बताइए कितने सोचा गया, कितना उसने दिमाग लगाया, और हर चीज में विरोध ना हो उसके लिए उसने कितने बढ़िया चीज की। तो जो कर वो वसूलता था, वो आईने दहसाला के तहत या दहसाला व्यवस्था के तहत, जिसको पूरा तरीके से देखा किसने था, टोडरमल ने। चलिए ये चीज याद हो गई, क्योंकि पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने यहाँ पे टोडरमल लिख दिया। पूछा गया था सीधा सीधा कि जो दहसाला व्यवस्था थी उसको कौन लाया था, अकबर के दरबार में कौन लाया था, तो टोडरमल के दिमाग से ये बनी हुई व्यवस्था थी। चलिए भैया, इसीलिए तो नवरत्न जो थे, नवरत्न इसीलिए तो रखे जाते थे भैया कि विद्वान लोग होते थे, ये लोग बताते थे कि कैसी चीजें करनी है। अब देखते हैं भूमि के प्रकार। अब भूमि के प्रकार क्या होते थे, जिनके आधार पर इसको कर लेना पड़ गया था, क्योंकि इसीलिए तो पता। अब जैसे मान लीजिए पूलज भूमि थी किसी की, तो इस पे हर वर्ष खेती होती थी। फिर दूसरे नंबर पे क्या थी, प्रति भूमि, तो 2 वर्ष में खेती होती थी प्रति भूमि पर। चाचर भूमि क्या होती थी, 3 से 4 वर्ष में खेती होती थी, और जो बंजर होती थी उस पर तो खेती होती नहीं थी। अब मान लीजिए किसी पे बंजर भूमि का टुकड़ा है ये, ठीक है।
अब अकबर देख ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, और कह रहे हैं कि ये जो बंजर भूमि आपकी है ना, इस पे हमें टैक्स दो। तो ऐसे तो फिर किसान परेशान हो जाता ना। तो ये भूमि के आधार पर भी उसने ये जो दहसाला व्यवस्था है ना, ये बनाई थी। ठीक है, अब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। टैक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आपका टैक्स से संबंधित बाहर नहीं जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सिक्का के लिए बात करते हैं। तो सिक्का क्या था, जो आपको आयत के हिसाब से मिलता था आयताकार में, वो था जलाली सिक्का था। ठीक है, और एक गोलाकार में मिला है तो वो था आपका इलाही सिक्का। तो ये चीज दोनों याद रखना, एक जलाली सिक्का और एक इलाही सिक्का। ठीक है, फिर एक इलाही का जो दाम होता था वो 10 रुपया के बराबर होता था। ठीक है, आज भी हमारा रुपया चलता है ना, तो उस समय का रुपया था जो उसके बराबर होता है। तो रुपया चलाया किसने था, शेरशाह सूरी ने, आपको याद होगा। ठीक है, और 1 रुपया का बरा जो क्वालिटी थी, वो जो मतलब वो था, तो कितना था वो 40 दाम के बराबर था। और दाम क्या किसका होता था, तांबा का। लेकिन ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था यहीं पे, तो मैंने लिख दिया कि जो शेरशाह सूरी के समय 1 रुपया था, उसका इसको उसकी कीमत कितनी थी, तो उसकी कीमत थी 64 दाम। ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगी। 64 दाम दाम रहता था तांबे का सिक्का, उसको कहते थे। चलिए भैया, अब देखते हैं नवरत्न। नवरत्न से क्वेश्चन पूछा जाता है, और नवरत्न में आपको सारे नवरत्न तो नहीं, लेकिन शुरू के 5-6 नवरत्नों याद करने ही पड़ेंगे। अब देखिए, एक था बीरबल। अब बीरबल का नाम क्या था, महेश दास। और ये तो वहां का फेमस, इस बीरबल पे तो कितनी कहानी आप लोगों ने खुद ही सुनी होगी और सुनाई भी होंगी, है ना। तो बीरबल जो था वो किसके दरबार में नवरत्न था, वो था अकबर के दरबार में। और ये इसको कवि प्रिय की उपाधि दी थी, ये कवि था। ठीक है, चलिए ये हो गए। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं तानसेन भाई साहब। तानसेन का नाम क्या था, रामतनु पांडे। पूछा गया एक बार क्वेश्चन में, इसलिए लिखना पड़ा यहाँ पे कि रामतनु पांडे इसका नाम था। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें भी कब पूछ ली जाए और कब स्लिप हो जाए हमसे, तो ये चीजें भी देखते रहा करो। तो तानसेन का जो नाम था वो था रामतनु पांडे, और ये प्रसिद्ध गायक था। प्रसिद्ध गायक ये कहाँ पर था, तो ये कहाँ से मिला था, जो अकबर को ये मिला था ग्वालियर से, है ना। और ग्वालियर में ये गायन शैली, ग्वालियर में आप लोग अभी भी जाओगे तो ग्वालियर का जो किला है, वहां किले से जब नीचे उतरोगे तो वहां पे बना है तानसेन का मकबरा। और वहां पर एक पेड़ बना हुआ है ना, पेड़ है। तो कहते हैं कि जो भी इस पेड़ की पत्तियां खाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो तानसेन जैसे स्वर आ जाएंगे उसके। तो तानसेन, तो उस पेड़ की पत्तियां इतनी खा डाली लोगों ने कि अब वो पेड़ में पत्ती ही नहीं बची, सिर्फ क्या बचा है, डंठल बचा है। और अभी भी लोग जाते हैं उसके जो डंठल है ना, उन्हीं को खींच खींच के थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो आवाज अच्छी हुई नहीं हुई, लेकिन आवाज खराब जरूर हो जाएगी भाई साहब आपकी। ठीक है, तो ऐसी चीजों से बचिए थोड़ा सा। तानसेन उस समय के थे, और इनके समय पे कहा जाता था कि ये इतने खतरनाक गाते थे कि जब ये गाते थे ना, तो दीपक भी बुझ जाते थे, है ना। और जब ये गाते थे तो ना बारिश हो जाती थी। तो इतने खतरनाक ये थे तानसेन। तो ये थे कौन, प्रसिद्ध गायक। तो अब इनके बारे में आप लोग कभी नहीं भूलोगे। चलिए अब करते हैं बात टोडरमल पे। टोडरमल तो अभी हम लोगों ने देखा ही है, जो कि दहसाला व्यवस्था जो लाई थी वो टोडरमल, और जो वित्त मंत्री थे इनके वो टोडरमल ही थे। ठीक है, तो ऐसा जिसका वित्त मंत्री होगा भैया, उसका वित्त कहाँ से गड़बड़ाएगा, वित्त तो एक नंबर रहेगा उसका। अब देखते हैं मानसिंह को। मानसिंह इनके सेनापति थे। देखिए मानसिंह कौन थे, जो आमेर के जो थे, आमेर की जो थी जोधाबाई, जोधाबाई के ये भतीजा था। और जोधाबाई का जो भतीजा था यही था सेनापति। इसका सेनापति क्यों बनाया था, ये बहुत तेज तर्रार इंसान था। किसी मारने काटने की बात करता था तुरंत, अगर कोई बात करूं कि उसको, तो बोले तो काट देंगे उसको, मार देंगे भाई। अकबर ने देखा ये तो बहुत जोशीला इंसान है, क्योंकि आया तो हो गई ना फूफा से मिलने अपने, क्योंकि जोधाबाई उसकी बुआ थी, तो कभी ना कभी अकबर से मिलने आया होगा, है ना मानसिंह। तो उसको देखा कि भाई बहुत ही खतरनाक इंसान है, बहुत जोश है इसके अंदर, इसको जो है सेनापति बना देते हैं। और इसको मान लीजिए छोटा सा क्षेत्र मिला हुआ था, है ना, कौन सा, ये मान लीजिए आमेर मिला हुआ था। तो आमेर की जगह इसने और इसको इधर इधर ये क्षेत्र भी दे दिए कि भैया आजा, तू तो सेनापति हो गया भाई, इसकी तो पोजीशन बढ़ गई ना। अब मान लीजिए आपको एसडीएम से सीधा फिर डीएम बना दिया जाए, तो फिर आपकी तो पोजीशन बढ़ जाएगी। तो ये हो गया खुश। और ये मान लीजिए कि मान सिंह ने उसको हराया जिसको अकबर हराने से डरता था। मानसिंह को हमेशा अकबर वहां भेजता था जहां उसके खुद के हारने के चांस होते थे, कि सामने वाले से मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो मानसिंह को ऐसे कहता था, हाँ भाई मानसिंह चलो उठाओ तलवारें। तो वो तैयार रहता था कि हाँ बताओ किससे लड़ना है, बताओ किसका गला काटना है। तो मानसिंह था सेनापति। ठीक है, अब करते हैं 5वें नंबर की बात, अबुल फजल की। अब अबुल फजल तो जो था, जो इसका समकक्षी था, उसका करीबी था और दोस्त भी था वो पहले से। तो अबुल फजल को इसने जो है अपना जो है नौरत्नों में शामिल किया था, और इसको सरकारी गजट भी कहा जाता था। ठीक है, और अकबरनामा जो लिखी थी इसने फारसी में, ये अकबर के लिए लिखी थी। और आइन ए अकबरी भी लिखी थी। और आइन ए अकबरी में जो 3rd चैप्टर इसने लिखा है,
इसमें खुद की आत्मकथा भी लिख दी। क्यों लिख दी थी भैया यहाँ पे? अगर वो मान लीजिए अबुल फजल की आत्मकथा के नाम से निकालता तो कोई पढ़ता, उसकी नहीं पढ़ता। तो आईन अकबरी का थर्ड जो चैप्टर है उसमें उसने अपनी आत्मकथा लिख दी, तो इस बहाने कम से कम लोग पढ़ लिए, है ना। तो अबुल फजल इसका बहुत ही करीब था। और अबुल फजल को मारेगा कौन? अभी जहांगीर मरवाएगा उसको, अभी उसकी कहानी भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अबुल फजल बहुत ही मस्त इंसान था, ठीक है। फिर आता है फैजी। फैजी कौन था? फैजी इसी अबुल फजल का बड़ा भाई था, और अबुल फजल तो समकक्ष था अकबर के, और उसका दोस्त भी था। तो फैजी इसका बड़ा भाई था। तो बड़ा भाई जो था वो गीता और लीलावती जो थी ना, इनका दोनों का फारसी में अनुवाद किया था। और ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो भैया इस पे तो डबल डबल स्टार लगा लीजिए कि गीता का और लीलावती, लीलावती जो थी एक उस समय की एक गणित की किताब थी, है ना, गणित की बुक थी एक। तो इसका भी जो फारसी में अनुवाद किया था वो किसने किया था? फैजी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पे था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? तो भैया ये था बैरम खां का पुत्र। जब बैरम खां से युद्ध हुआ था, तिलवाड़ा का जब युद्ध हुआ था, ठीक है, तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां हार गया था। तो बैरम खां कहाँ जा रहा था? मक्का जा रहा था, और मक्का जाते समय उसकी गुजरात में जो है हत्या कर दी गई थी। तो जब मक्का ये चला गया तो इसका भी छोटा सा बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना छोटा था, तो उसको जो अब जब वो चला जाता है तो अकबर को उसकी याद आ जाती है। किसकी? अपनी खुद की, कि मैं भी बचपन में छोटा था, बैरम खान ने मुझे संरक्षण दिया था और बैरम खान मेरे साथ खड़ा रहा था। तो अब्दुल रहीम खाने खाना को ये जो है क्या गोद ले लेता है ना, ये इसको गोद ले लेता है कि भैया आज से आप हमारे दरबार में रहोगे, खाओगे पियोगे, जो करना है करो, ठीक। और इसी की मम्मी जो थी हमीदा बेगम, है ना, हमीदा बेगम से विवाह भी कर लेता है। तो ये चीज भी यहाँ पे थी, ठीक है। तो अकबर ने हमीदा बेगम से भी विवाह किया था, और जोधाबाई से तो किया ही था। और सबसे पहला विवाह तो वो अपने चाचा की पुत्री से ही कर लाया था, काबुल से ही, है ना। तो वहां भी कर लिया था, बताइए 13 साल में विवाह कर लिया था। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है उस समय के राजाओं के लिए। अब एक थे मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, ये दो लोग नहीं है, एक ही लोग है। ये प्याज खाता था, खाने के साथ इसको दो प्याज चाहिए चाहिए थी। और ये कौन था? आज का कपिल शर्मा, है ना। कपिल शर्मा कह सकते हैं इसको आज का। ये कॉमेडियन था भाई। जरूरी है कि स्ट्रेस को खत्म करने के, कहीं से मान लीजिए युद्ध विद्ध होके आया हो, तो फिर वहां पर कुछ तो कुछ करना चाहिए ना, कि जिससे माइंड थोड़ा हंसी के मूड में आए। तो वो था मुल्ला दो प्याजा कपिल शर्मा, कॉमेडी से संबंधित था, ठीक है। और एक था हकीम हुमाम। हकीम हुमाम कौन था? एक तो ये बावर्ची था भाई साहब, अकबर को खाना इसका बहुत मस्त लगता था, तो इसको नौरत्नों में शामिल कर लिए थे। और दूसरा ये शाही विद्यालय का प्रमुख भी था, तो दो दो चीजें संभाल रहा था, तो इसको भी रख लिए थे। चलिए अब आपको नौरत्न याद हो गए होंगे। कौन कौन से नौरत्न देखे हमने? सबसे पहला देखा बीरबल तानसेन, फिर टोडरमल मालसिंह, ठीक है। उसके बाद देखा अबुल फजल फैजी, दोनों भाई थे ये तो। और उसके बाद देखा अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि बैरम खान का पुत्र था। और मुल्ला दो प्याजा कॉमेडियन था। और हकीम हुमाम जो देखा है वो बावर्ची था, और शाही विद्यालय का प्रमुख भी था। चलिए अब देखते हैं राज्य विस्तार की बात करते हैं थोड़ी सी, कि भैया अकबर ने राज्य विस्तार क्या किया। तो राज्य विस्तार जो किया था, तो सबसे पहले तो इसने मालवा पे युद्ध किया था 61 में, ठीक है, मालवा पे। और मालवा को आते समय इसने ग्वालियर को भी जीता था। तो सबसे पहला अगर पूछा है कि अकबर ने किसको जीता था, तो ग्वालियर को जीता था, ठीक है। फिर 1561 में इसने चुनार को भी जीत लिया था, ठीक है। फिर सन ही पूछता है, वहां के बहुत ज्यादा डिटेल्स आप लोग नहीं पढ़िए, नहीं तो क्लास भी बहुत लंबी हो जाएगी और मटेरियल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। जितना पूछा जाता है उतना ही अपन करेंगे, है ना। और 62 में इसने आमेर पर जो किया था, आमेर पर साम्राज्य विस्तार के लिए गया था। आमेर मतलब आज का जयपुर जो था, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर कौन था? उस समय का राजा था राजा भारमल, ठीक है। और राजा भारमल की पुत्री ही थी जोधाबाई, जिससे अकबर ने शादी की थी। और भगवान दास इसका पुत्र था, और जोधाबाई का भाई था। और मानसिंह इसका भतीजा था, जिसको अकबर ने सेनापति भी बनाया था और नौ रत्नों में शामिल भी किया था। तो ये अब ज्यादा तो चीज याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये हो गया। 64 में ये गया था गोंडवाना। गोंडवाना जो कि एमपी था, एमपी में आता है ये गोंडवाना वाला इलाका। संग्राम सिंह की विधवा थी एक वहां पर। तो संग्राम सिंह की विधवा दुर्गावती, इसने राजा को मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है, और इससे युद्ध किया था। और ये जो है बाद में हार गई थी, लेकिन अधीनता खुद से स्वीकार नहीं की थी। और बहुत तेज तर्रार लेडी थी ये, और बहुत अच्छे से इसको जो है राजा का सामना किया था इसने, अकबर का। तो इसकी जो कहानियां हैं वो आप एमपी में जाओगे तो कहानियां उसकी सुनने को आपको मिलती हैं, ठीक है। तो रानी दुर्गावती अब याद हो जाएगा। अब देखते हैं 1567 का युद्ध जो मेवाड़ का हुआ था। अब देखिए मेवाड़ में जो युद्ध हुआ 1567 का, चित्तौड़ में आता है। चित्तौड़ जो मेवाड़ है उसकी कैपिटल से चित्तौड़, ठीक है, तो ये याद रखना है। और इससे युद्ध हुआ, तो उस समय पहली बार जब युद्ध हुआ तो वहां का राजा कौन था? उदय सिंह, ठीक है। तो उदय सिंह मतलब चित्तौड़ पर किले पर जो है घेरा डाला किसने? अकबर ने। और कई महीने तक घेरा डाले रहा, लेकिन कुछ निर्णय नहीं निकला, और लड़ाइयां छोटी मोटी वहां पे होती रही, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब दिल्ली छोड़े काफी टाइम हो गया किसको? अकबर को। तो फिर यहाँ दिल्ली में विद्रोह होने की संभावना होने लगी।
तो अकबर इसको बिना जीते ही वापस आ गया। ठीक है, इतना याद रहेगा हमें। ठीक है भैया, ये हो गया, आ गया वापस। उदय सिंह ने सोचा चलिए ये तो चला गया, लेकिन वो 67 में तो देखिए पहले इसने किया और फिर 76 में फिर वापस आया। और जब 76 में वापस आया तो यहाँ पर था महाराणा प्रताप, जिनकी कहानी आपने सुनी ही होगी, है ना। बहुत ज्यादा कहानियां इनकी सुनी होगी आपने, और ये हार नहीं माने थे कभी भी अकबर से। ठीक है, तो इनके बीच ये होता है एक बड़ा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि आपसे पूछा जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब? 1576 में। किसके किसके बीच? तो ये होगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अब देखिए, हकीम खां जो था महाराणा प्रताप का जो ये है सेनापति, और मानसिंह, मानसिंह किसका सेनापति है? अकबर का। ठीक है, और हकीम खां ये कौन था? ये अफगानी था। तो देखिए, एक खान लड़ रहा है, तो वो लड़ रहा है किसकी तरफ से? हिंदू की तरफ से। और मानसिंह लड़ रहा है किसकी तरफ से? मुस्लिम की तरफ से। तो ये भी चीज याद रखनी है। अब देखिए क्या होता था, मैंने क्या कहा आपसे पहले कि मान सिंह को वो वहां भेजता था जहां पे उसके हारने के चांसेस होते थे। तो मान सिंह को भेज दिया, और मान सिंह अकेला यहाँ पर पहुंच गया। तो बहुत अच्छी लड़ाई चल रही थी, और इसमें जो है महाराणा प्रताप जीतने ही वाला था। लेकिन तब पता चलता है अकबर को, तो अकबर जो है अपना हाथी जो है ना, हाथी को भेज देता है। हाथी जो खुद बैठता है जिस हाथी पर, उस हाथी को भेज देता है। और क्या करता है कि हाथी पर जो बंधता है ना, पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह पूरा बनता है, जाली वाली लगाई जाती है अच्छी लोहे की, है ना। और लोहे की जाली वाली ये सब लगा के पहुंच जाता है, मतलब खुद नहीं पहुंचता है, हाथी भेज देता है अपना। तो यहाँ पर सेना को लगता है कि अरे अब तो यहाँ पर अकबर खुद ही आ गए, मतलब बादशाह साहब खुद ही आ गए। तो जैसे ही अकबर की हवा चलेगी यहाँ पर जीतने की कि अकबर साहब आ गए, तो उसकी सेना में जोश बढ़ जाएगा, और जोश बढ़ेगा तो क्या होगा? तो सेना हार जाएगी, और अकबर आने की जो ये अफवाह उड़ाकर और हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये छल से जीत लेता है। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया, लेकिन महाराणा प्रताप इसके हाथ नहीं लगते, एक छोटी सी टुकड़ी लेकर और जंगल की ओर भाग जाते हैं। ठीक है, अब जंगल में स्टार्ट कर देते हैं अपनी कौन सी? छापामार युद्ध। जो ये चित्तौड़ तो अब यहाँ से हथिया लिया इन लोगों ने, अकबर ने, लेकिन वो छापामार युद्ध की नीति अपनी चालू रखे। कौन? महाराणा प्रताप। ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद फिर क्या होता है, जब ये देखिए यहाँ पर मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा बना के। अब जब दिल्ली से ये राजस्थान वाले इलाके में पहुंच ही गए, ये वाला इलाका है हमारा चित्तौड़ का, और ये है दिल्ली। अब दिल्ली तक पहुंच ही गए, तो फिर उन्होंने कहा चलो भैया इस समय देख लेते हैं गुजरात को। गुजरात से भी बदला तो लेना ही था। क्यों? क्या? कौन सा बदला लेना था? बैरम खां वाला। बैरम खां को गुजरात में मारा गया था। चलिए, तो फिर होता है गुजरात पर आक्रमण। कब होता है ये? 1572 में। ठीक है, पहला आक्रमण होता है, लेकिन पहले आक्रमण में कोई निर्णय नहीं होता है, और संधि हो जाती है कि चलिए भैया ठीक है, अब आप लोग शांति प्रिय तरीके से रहिए, और मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली। ठीक है, जैसे ही दिल्ली जाते हैं तो गुजरात वाले कह लेते हैं संधि हुई थी तो क्या हुआ, लेकिन हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे। तो फिर सोचता है ये कि साला ये बड़े बेकार लोग निकले हैं, जैसे ही मैं दिल्ली आया तो विद्रोह करने लगे। तो ये क्या कहता है सेना को अपनी को कि भैया शांति से अभी आराम करिए, फिर देखते हैं 3-4 महीने में। और 3-4 महीने बाद शांति शांति करके और एकदम अचानक से हमला करता है गुजरात पे। सबसे फास्ट हमला इसको बोला जाता है। 7 दिन में नहीं, 9 दिन में सिर्फ ये दिल्ली से गुजरात पहुंच गया था, हाथी और सेना लेकर पूरी। और 1573 में 3 महीने बाद ये गुजरात को बहुत बुरी तरीके से हराते हैं। उस समय हुसैन मिर्जा यहाँ पर था, हुसैन मिर्जा को ये काट देते हैं बुरी तरीके से, और गुजरात को पूरी तरीके से हरा दिया जाता है। और गुजरात से आकर कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में, जो कि कहाँ पर है? आगरा में 40 किलोमीटर दूरी पर है। और फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया जाएगा, जहाँ पे सलीम चिश्ती का दरगाह है, आपको दिखेगा वहां पे एक बहुत ऊंचा सा दरवाजा बनाया गया है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा कि गर्दन भी आप देखोगे ना तो ऐसी हो जाएगी, पूरी सीधी सी देखनी होती है। और वहां पर ऐसी खड़ी सीढ़ियां हैं, कैसी? एकदम ऐसी वाली खड़ी सीढ़ियां, एकदम ऐसे, जब आप जाओगे तब आपको पता लगेगा। चलिए, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखते हैं भैया दक्षिण भारत का अभियान, कि दक्षिण भारत में यहाँ पर क्या हुआ है। दक्षिण भारत में क्या हुआ? 1551 में खानदेश, खानदेश जो था सबसे पहले पूछा जाता है, सिक्वेंस भी इनका पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत में जो सिक्वेंस था अकबर का, तो वो किस आधार पर था। तो सबसे पहले खानदेश को, जिसने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और फिर इसके बाद दौलताबाद को तो 1599 में हराया। और अहमदनगर, अहमदनगर को हराने में बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि इधर चांद बीबी बिल्कुल विरोध पे उतर आई थी अकबर के। ठीक है, तो अहमदनगर में अकबर को हारने में बहुत दिक्कत हो गई थी, तो सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा अहमदनगर से। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट था अशीरगढ़ का विद्रोह, जो अशीरगढ़ था उसको जीता अकबर ने। और अकबर का ये अंतिम अभियान है। तो पूछा जाता है आपसे कि अकबर का जो अंतिम अभियान है वो कहाँ का था? तो वो था अशीरगढ़ का। अब देखिए आप, अब आपसे पूछा जाएगा कि अकबर के ऐसे कौन से 3 स्टेट थे जहां पे अकबर ने बार बार जो मतलब 2-2 बार वहां पर जीतना पड़ा था। तो सबसे पहले तो यही था, कौन सा? असीरगढ़। ये याद रखना। ठीक है, मैं तीनों पे अंडरलाइन कर देता हूँ। एक अशीरगढ़ था, और एक कौन सा था यहाँ पर? मेवाड़ था। मेवाड़ पे भी 2 बार युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, और एक कौन सा था? गुजरात था। ठीक है, ये तीनों याद रहेंगे आपको कि नहीं रहेंगे? ठीक है, ये हो गए तीनों के तीनों आपको
अब फिर क्या होता है, जब यहाँ से वापस ये जाता है तो सलीम का विद्रोह हो जाता है। जब 1601 में ये पहुंचता है कहाँ पर, दिल्ली में जाके आराम कर रहा होता है, तो यहाँ पर कर देता है सलीम विद्रोह, क्योंकि सलीम कहाँ पे रहता था, इलाहाबाद वाले किले में, तो इलाहाबाद वाले किले में ये विद्रोह कर देगा और कहेगा कि अब आप हटिए, अब हमको जो है बनाइए बादशाह, क्योंकि भैया इतने बूढ़े हम खुद ही हो गए हैं बैठ के, और आप अभी तक जो है कर रहे हो। तो ये समझाता है इसको कि भैया इतने बड़े बड़े अभी लोग बैठे हैं, मेवाड़ में भी है, और वहां पे अभी अहमदनगर भी हमारा विरोध कर रहा है, और गुजरात में भी कभी भी विरोध हो सकता है, ये सब संभाल नहीं पाओगे आप। क्या है कि सलीम सलीम तो क्या था, बहुत बेकार इंसान था वो तो, सब फालतू पने के काम करता रहता था उस समय तक, जब तक वो नहीं बना था, राजा नहीं बना था, ठीक है। तो फिर सलीम के लिए भेजता है ये कि इस बैल को समझाओ, इलाहाबाद में ही भेजता है, ठीक है। कहाँ पे पड़ेगा इलाहाबाद, ये एक आपको लोकेशन मोटी मोटी दिखा देते हैं। देखिए मान लीजिए ये दिल्ली हो गया, तो दिल्ली से इस दिशा में आपको मिलेगा इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में कौन बैठा है इस समय पे, बैठा है इस समय पे यहाँ पर जो जहांगीर है वो बैठा हुआ है, ठीक है। जहांगीर को समझाने के लिए ये किसको भेजता है, अबुल फजल को भेजता है कि अबुल फजल इस बैल को समझा के आओ, ये क्या चाहता है, ये क्यों राजा बनना चाहता है, अभी ये संभाल पाएगा। तो ये जो अबुल फजल जाता है, तो ये बीच में ही इसको कौन, इसके कहने पर राजा वीर सिंह बुंदेला इसको जो है मार देता है। कौन मार देता है इसको, वीर सिंह बुंदेला, किसके कहने पर, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल को मार देता है। और अबुल फजल जो था वो अकबर का बहुत ही खासा था और बहुत ही प्रिय भी था, है ना। तो अबुल फजल की जैसे ही हत्या हो जाती है, तो फिर उसके बाद अकबर का दिमाग खराब हो जाता है और अकबर बीमार हो जाता है। 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है डायरिया से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई अकबर की सारी कहानी समाप्त। और अकबर से संबंधित अब कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन आएगा आएगा इसी से ही, ठीक है। चलिए ये देख लिया। अब देखते हैं कि अकबर के बाद कौन आया, फिर आया जहांगीर, ठीक है। अब जहांगीर तो भैया शुरू से ही ऐसा इंसान था कि वो तो सिर्फ दारू पीता रहता था, उसको कोई मतलब था नहीं, जब तक अकबर रहा वो इसी गम में रहा कि भाई बस दारू पियो और अपना काम चलाओ, ज्यादा युद्ध युद्ध तो वो किया नहीं है ना, यहाँ वहां से। और एक और दिक्कत थी कि जो जहांगीर था ये कौन था, तो जोधाबाई का ही पुत्र था, ये जोधाबाई से ही उत्पन्न हुआ था, तो ये हिंदू माता का पुत्र था, ठीक है। और ये इसका राजा बनना तो खैर शुरू से ही तय था, क्योंकि ये सलीम चिश्ती की दरगाह पे अजमेर के नाम से हुआ था, तभी इसका नाम रखा था सलीम बचपन से ही, है ना। फिर जहांगीर तो बाद में हुआ, जहांगीर मतलब पूरे जहां का राजा, है ना। तो इसका कार्यकाल रहा 1605 से और 27 तक। अब इसको देखते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं, फिर समझते चलेंगे साथ साथ और कहानियों के माध्यम से उनको याद करते चलेंगे। चलिए देखते हैं। 30 अगस्त 1569 को इसका जन्म हुआ था, ठीक है। माता का नाम क्या था, जोधाबाई। इसी को ही मरियम उजमानी बोलती था, कौन, अकबर बोलता था जोधाबाई को मरियम उजमानी। तो सलीम इसी से पैदा पुत्र था इसका, ठीक है। और राज्य अभिषेक इसका कब हुआ, तो हुआ 1605 में। और पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि राज्य अभिषेक इसका कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था इलाहाबाद में। देखिए विद्रोह किया था इसने, लेकिन ध्यान रखना ना, इसका दिल्ली में भी राज्याभिषेक नहीं हुआ है, आगरा के किले में हुआ है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। चलिए ये हो गया। अब इसका देख लेते हैं विवाह का मामला क्या आता है, किस किस से विवाह किया, क्योंकि भाई जैसे ये बैठा वहां पे तो विवाह की तो स्टार्टिंग हो ही गई है, क्योंकि जैसे ही राजगद्दी पे बैठा वो तो बहुत ज्यादा एज का हो चुका था। तो सबसे पहला विवाह होता है इसका मानबाई से। मानबाई कौन थी, तो मान सिंह की बहन थी, ठीक है। ये मान सिंह की बहन ही थी। और इससे पुत्र हुआ था जो इसका, उसका नाम था खुसरो, ठीक है। यही खुसरो था जो 5वें गुरु थे अर्जन देव, इनके दरबार में विद्रोह करके भागता है और वहां पर उसको मानना पड़ता है किसको, अर्जन देव को। तो ये चीज याद हो जाएगी। मान सिंह से इसका विवाह हुआ, मानबाई से सॉरी विवाह हुआ, मान सिंह की बहन थी। और खुसरो जो है इसका ही पुत्र था, जो कि जहांगीर का विद्रोह करता है, जहांगीर का, और जहांगीर उसको पीछे पीछे जाता है, तो वो जाके छुप जाता है किसके पास, 5वें गुरु अर्जन देव के पास। और अर्जन गुरु जो अर्जन देव थे उनको फांसी देनी पड़ती है जहांगीर को। तो ये जहांगीर से एक बहुत ही बड़ा बेकार काम हो गया था, इससे सिख पूरे विद्रोह में आ गए थे इसके। और इससे पहले जो अकबर था, अकबर ने उनको 500 बीघा जमीन दान में दी थी, तो अकबर से उनके संबंध बहुत ही शानदार थे, ठीक है। अब चलिए ये कहानी हो गई। अब देखते हैं जगत गोसाई। जगत गोसाई जो थी वो उदय सिंह की पुत्री थी, और इससे हुआ था खुर्रम। खुर्रम जो है शाहजहां का नाम था, जो आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो खुरमा टाइप का नाम जो था खुर्रम, है ना। चलिए फिर आती है नूरजहां। नूरजहां तो आपने इसकी कहानियां तो सुनी होगी कि नूरजहां जो थी उसका ही नाम था मेहरुनिस्सा, है ना। और मेहरुनिस्सा अली कुली बेग था, जो अफगानी था, ये अली कुली बेग की पत्नी थी, इससे भी विवाह कर लेता है कौन, शाहजहां। वो कहानी अभी हम लोग आगे देखेंगे। और अन्य बेगम भी थी इसकी, जो कि जिनके बारे में बहुत ज्यादा, जैसे देखो अनारकली को भी ये बहुत मानता था, है ना। और ऐसी कई जो थी, जो जिनके बारे में इतिहासकारों ने कुछ लिखा नहीं है, तो इसका तो ऐसे ही चलता था, ठीक है। ये रसिया आदमी था पूरा, एक तरीके से कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जब ये राजा बना उसके बाद का परिवर्तन देख लेते हैं कि भैया सबसे पहले तो इसने न्याय के लिए क्या किया।
तो न्याय के लिए इसने किया, जब आप जाते होंगे आगरा के किले में, आप शायद आप में से बहुत से लोग गए होंगे, तो आगरा के किले में एक जगह आपको बताई जाती है कि यहाँ से न्याय की जंजीर लटकती थी नीचे की ओर, आगरा के किले से नीचे की ओर, और उसको आम जनता कभी भी 24 घंटे में 24x7 में कभी भी उसको मतलब खींच सकती थी, और उससे एक घंटी बजती थी, है ना। और घंटी से क्या होता था कि सीधा वो पता चलता था किसको, जहांगीर को, कि कोई न्याय मांगने आया है। और न्याय भी कौन से, यही छोटे मोटे न्याय जो कि वहां की जनता परेशान रहती थी कि भैया हमारी बकरी खो गई, हमारी ये सो गई, हमारी गाय चुरा ली, ये कर लिया वो कर लिया, इस टाइप का। तो न्याय की जंजीर तुरंत उसका काम जो है हो जाता था। तो ये जो न्याय की जंजीर थी ये सोने की थी उस समय, है ना, और ये आगरा के किले में लगी हुई थी। तो न्याय के लिए भी जाना जाता है जहांगीर। और चित्रकला के लिए, तो चित्रकला का टाइम तो कहा ही जाता है कि ये स्वर्णिम युग था, है ना, जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णिम युग था। क्योंकि जो उस्ताद मंजूर थे, ये पक्षी के चित्रों के लिए फेमस थे, इसके दरबार में रहते थे, और इनको नादिर उल जमात की उपाधि दी थी जहांगीर ने, ठीक है। और दूसरे कौन थे, अबुल हसन, अबुल हसन भी फेमस पर्सनालिटी थे, जो कि व्यक्ति के चित्र बनाने के लिए फेमस थे, है ना। व्यक्तियों के चित्र सबसे ज्यादा कौन बेहतर बनाता था उस समय, और सुंदर भी बनाता था, वो था अबुल हसन, ठीक है, ये हो गया। और नादिर उल असर की इनको उपाधि दी थी, तो इनको दी थी नादिर उल जमात की, और इन अबुल हसन को दी थी नादिर उल असर की। तो ये दोनों चीजें याद रहेंगी। चलिए अब देख लेते हैं भैया साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ कैसे किया। तो सबसे पहले तो किया मेवात में, मेवाड़ जो था वही चित्तौड़ जिसकी कैपिटल थी, है ना। तो देखिए चित्तौड़ पे अब इसका कैसे देख लेते हैं, चित्तौड़ को शुरू से ही समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हुआ था 67 में, 67 में किसके समय पे, तो उस समय पे कौन था, उदय सिंह, राजा उदय सिंह थे, ठीक है। तो इनने इसको तो हरा ही नहीं पाया था, अकबर को वापस जाना पड़ गया था दिल्ली। फिर दूसरा हुआ था 76 में, उस समय कौन थे, राणा सांगा, जिनसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसको हल्दी घाटी का युद्ध क्यों कहते हैं, कि जो वो रीजन था मेवाड़ वाला, तो उस रीजन के चारों तरफ थी पहाड़ियां, और वो पहाड़ियां दूर से कैसी दिखती थी, पीले कलर की दिखती थी, हल्दी की तरह, इसलिए इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। ये युद्ध हो गया। फिर तीसरा युद्ध अब हुआ है 1615 में, और ये हुआ है अमर सिंह, अमर सिंह के टाइम पे। और अमर सिंह इसमें क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। और संधि करने के बाद उसको गिल्ट फील होता है कि मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने मरते मर गए, लेकिन संधि नहीं की मुस्लिमों से या फिर मुगल साम्राज्य से, ये मैंने क्या कर दिया। तो इसको होती है गिल्टी फील, तो ये चला जाता है कहाँ पर, जंगल में चला जाता है, और वहीं पर रहता है, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका पुत्र आता है कर्ण सिंह, है ना, तो ये कर्ण सिंह को बिठा के चला जाता है। तो इतनी चीज आप लोग चित्तौड़ में याद रखना। चलिए अब बात करते हैं दक्षिण में। यहाँ पर इसके बहुत ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि नॉर्थ तो पूरा देखिए अकबर संभाल ही गया है ना। अब दक्षिण में क्या होता है, अहमदनगर में कौन थी, चांद बीबी। अहमदनगर में जैसे ही पता लगता है कि भैया यहाँ पे अकबर लुढ़क गया है, तो अकबर के लुढ़कने के बाद वहां पर क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। तो दक्षिण में सबसे पहले अहमदनगर को ही टारगेट करता है कौन, जहांगीर, और इसको इससे संधि कर लेता है, ठीक है। फिर अहमदनगर के बाद आपने देखा होगा नीचे की ओर जाओगे तो वहां पर मिलेगा आपको बीजापुर। तो बीजापुर में भी ये जीत लेता है, और बीजापुर में जीतने के बाद ही इसको फरजंद पुत्र की उपाधि दी जाती है। किसको, यहाँ के लिए भेजता है ये, बीजापुर के लिए किसको भेजता है, यहाँ पर भेजता है खुर्रम को, ठीक है। और खुर्रम बीजापुर को भी जीत लेता है। और बीजापुर जीतने के बाद फरजंद पुत्र की पहले तो उसको उपाधि देता है, और फिर कहता है कि यार अब तुम खुर्रा खुर्रा मतलब खुरमा उरमा टाइप का नाम तुम पे अच्छा नहीं लगेगा, तुम एक योग्य शासक बन चुके हो यहाँ पर। तो वो खुर्रम को क्या उपाधि देता है, शाहजहां, मतलब सारे जहां को जीतने वाला, शाहजहां की उपाधि मिल जाती है खुर्रम को। खुर्रम तो बहुत योग्य व्यक्ति था, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे जब शाहजहां को देखेंगे। लेकिन इधर इतना ही देखना है कि खुर्रम को कौन से युद्ध के बाद जो है यहाँ पर शाहजहां की उपाधि दी गई, या फरजंद पुत्र की उपाधि दी गई, तो वो दी गई थी बीजापुर जीतने के बाद। चलिए इतना याद रहेगा। चलिए भैया अब पढ़ते हैं आगे। अब क्या हुआ था, मैंने क्या कहा था कि जो मानबाई थी, जो मानबाई से पुत्र था खुसरो, है ना, खुसरो जब विद्रोह करता है, तो खुसरो विद्रोह करके भागता है पंजाब की तरफ, ठीक है। पंजाब की तरफ जब वो भागता है तो जहांगीर उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि जहांगीर को ये तो पता चल गया था कि मेरा जो शासक रहेगा, मेरे बाद जो शासक रहेगा वो शाहजहां ही रहेगा। क्योंकि एक तो शाहजहां क्या था कि जो था वो बहुत योग्य था, और युद्ध नीति उसकी बहुत अच्छी थी, तो इतना क्लियर हो गया था। और खुसरो इस चीज का विरोध कर रहा था, तो खुसरो के पीछे भागते हुए वो जाता है, और खुसरो पहुंच जाता है पांचवें गुरु अर्जन देव के दरबार में, ठीक है। जब अर्जन देव के दरबार में पहुंचता है, यहाँ से जहांगीर पहुंचता है, तो जहांगीर उनसे बोलता है कि भैया इसको हटाओ। तो वहां पर था सिखों का एक मतलब सीधा सा रूल होता है कि जो भी उनके दरबार में आना चाहे वो उसको रोकेंगे नहीं, वो उसको शरण दे देंगे, ठीक। तो इस चीज से विरोध कर देता है जहांगीर, और जहांगीर क्या करता है, अर्जन देव को फांसी पर लटकवा देता है, लेकिन वो उसको बाहर नहीं भेजते हैं, ठीक है। और फिर जो है खुर्रम को जो ये खुसरो था इसको पकड़ के ले जाता है और बंदी बना देता है। चलिए आप देखते हैं भैया
एक क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यूरोपीय यात्रियों का आगमन पूछता है कि कौन कौन से यूरोपीय आगमन रहे। तो है सबसे पहले आता है कैप्टन हॉकिंस, और कैप्टन हॉकिंस आता है दरबार में, तो ये बहुत अच्छी फारसी बोल लेता था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस फारसी में आके बोलता है कि आप बहुत शानदार राजा हैं, और हमारे वहाँ के जो राजा हैं इंग्लैंड के, वो भी इस समय आपके बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, और आप बहुत ही शानदार राजा हैं। और आप अकबर अकबर का नाम लेता है, लेकिन तो वो कहता है भैया वो हमारे अब्बा थे, और अब्बा गुजर गए 3 साल पहले ही, आप बहुत लेट हो गए हो, है ना। तो फिर लेकिन ये इसको भगाता नहीं है, इंग्लिश खां की उपाधि देता है, और इसको भी अपना मनसबदार बना देता है ना, मनसबदार। मनसबदार तो आपने सुना ही होगा कि मनसबदार क्या चीज होती है। फिर सर टॉमस रो आता है, और फिर विलियम फिंच आता है। इन तीनों का सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले हॉकिंस, फिर टॉमस रो, और फिर विलियम फिंच। ये तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसके दरबार में आए थे। चलिए भैया, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नूरजहां, क्योंकि नूरजहां की बात करना यहाँ पे इसलिए उचित है क्योंकि आगे फिर जो मुमताज आएगी वो भी इसी से कनेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नूरजहां थी कौन। तो नूरजहां थी जो अली कुली बेग था, एक अफगानी शासक था, जो अफगानी जो अफगान थे, अफगान से आए थे ना, लोधी वंश और फिर सूर वंश हम लोगों ने देखा। इसी की एक ये विधवा पत्नी थी, ठीक है। तो ये विधवा पत्नी जो थी नूरजहां, अब ये दिल्ली कैसे आई, तो दिल्ली में जो सलीमा बेग है, सलीमा बेगम, जिससे शादी कौन किया था, ये थी कौन, बैरम खां की पत्नी, सलीमा बेगम बैरम खां की पत्नी थी ये। और इससे शादी कौन कर लिया था, इससे शादी कर लिया था, आप लोगों को याद होगा, अकबर, है ना। तो अकबर जो है इसके लिए दासी लेकर आया था, किसको, नूरजहां को, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो ये इसकी दासी थी, ठीक है। लेकिन अब अकबर तो इस समय खत्म हो गया है, और अकबर जब खत्म हो गया तो यहाँ पर अब कौन बची है, सलीमा बेगम। और यहाँ पर राजकुमार कौन है, अभी अकबर है, सॉरी, अकबर है, और यहाँ पर राजकुमार कौन बना हुआ है, तो राजकुमार है यहाँ पर अपना देखा जाए तो जहांगीर, ठीक है। तो एक त्योहार होता है नवरोज त्योहार, नवरोज त्योहार पर ये क्या है, बहुत ही पहले बहुत ही दासी रहती है, तो बहुत ही साधारण तरीके से रहती है, लेकिन जब नवरोज त्योहार आता है तो नवरोज त्योहार पर ये तैयार होकर आती है। और नवरोज त्योहार में राजकुमार साहब तो जाएंगे ही, तो वहां पर जहांगीर साहब जाते हैं। तो अब ये त्योहार जब ये तैयार होकर आती है तो जहांगीर की नजरें इस पर टिक जाती है, क्योंकि खूबसूरत बहुत ज्यादा थी ये। तो देखता है कि यार ये कौन है ना, और नजरें जैसे देखती है, और भाई नूरजहां जो थी वो भी बहुत तेज थी, तो वो जो है इसके सामने अपनी जुल्फे उल्फे संभाल देती है ना। और एक स्माइल बहुत है यार, इतनी एक स्माइल में जहांगीर पागल वैसे ही हो जाता, वैसे वैसे ही पगला था वो, तो इतनी शादी करके बैठा था पहले से, है ना। और नवरूज त्योहार के बाद 1611 में इनका विवाह हो जाता है, ठीक है। अब चलिए बढ़िए बढ़ते हैं आगे। अब विवाह के बाद ये क्या क्या करवाएगी, तो देखिए अब नूरजहां के पिताजी कौन थे, ग्यास बेग। ग्यास बेग उसी समय मरेंगे, तो ग्यास बेग के लिए एक एतमाउद्दौला का मकबरा बनाया जाएगा। तो एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था, सबसे पहले तो बात आती है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, तो वो बनवाया था नूरजहां ने। और कौन सी शैली के द्वारा, पेट्रा ड्यूरा शैली। पेट्रा ड्यूरा शैली क्या होती थी, एक्चुअली ये होती थी कि जो सफेद संगमर होता था उसके बीचों बीच मतलब डिजाइन बनाई जाती थी। ऐसे मान लीजिए ये सफेद संगमरमर का टुकड़ा हो गया, ठीक है, और एक डिजाइन ऐसी बनाई जाती थी उसमें, ठीक है। और ये डिजाइन होते थे ना, इसमें 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 लगा दिए जाते थे मोती वगैरह, है ना। तो ये कहलाती थी पेट्रा ड्यूरा शैली, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसकी माता कौन थी, तो ये थी असमत बेग बेगम। कौन किसकी माता थी, ये नूरजहां की। और ये भी बड़ी टैलेंटेड महिला थी, इसने इत्र की खोज कर दी भाई, बेटी तो उसकी सुंदर है ही है, और वो इत्र की खोज भी कर दी उसने। तो कितने बड़े बड़े काम ये लोग कर रहे हैं पूरा परिवार, है ना। और अभी इसी की भतीजी आएगी जो मुमताज भी है, वो भी इसी की भतीजी रहेगी। तो अब देखिए फिर क्या होता है, आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा कौन बनवाता है, जो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है वो भी बनवाया है जहांगीर ने, ये बात भी आती है। फिर 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और लाहौर में इसका मकबरा बनवाया जाता है, नूरजहां ने इसका मकबरा बनवाया था। और देखिए क्या होता है, जब जब एक बार की कहानी सुनाते हैं, इसमें क्या होता है, ये नूरजहां होती है, इसकी भतीजी होती है कौन, तो मुमताज। अब भाई इसको तो पता ही है कि ये जो जहांगीर है इसको तो मैं कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन राजकुमार भी जो खुर्रम था, और उस समय का जहांगीर उसकी उपाधि मिल चुकी थी, वो भी बहुत तेज तर्रार इंसान था। तो ये सोचती है कि चलिए भैया शाहजहां को तो मैं कंट्रोल कर लूंगी, नूरजहां का कहना था, लेकिन इसको कौन कंट्रोल करेगा, शाहजहां को, इसको भी तो कंट्रोलिंग होनी चाहिए। तो ये मुमताज अपनी भतीजी को अपने साथ रख लेती है, ठीक है। और जब इसकी शादी हो जाती है, इसकी देखिए 1611 में शादी होती है मुमताज की, किसकी, 1611 में होती है नूरजहां की जहांगीर से। और 1612 में शादी हो जाती है किसकी, मुमताज की, किससे, शाहजहां से। तो देखिए 1 साल का अंतर है सिर्फ बाप बेटे की शादी में। तो शाहजहां की भी यहाँ पर शादी हो गई मुमताज से। अब सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये जो नूरजहां थी, ये दबाव बनाती थी मुमताज पर कि भाई उससे कहना ये ऐसा काम करे, वैसा काम करे, वैसा काम करे। तो इन दोनों की हो जाती है टकराहट, मुमताज की और नूरजहां की।
तो मुमताज कहती है शाहजहां से कि यार ये बुढ़ऊ को हटाओ ना, ये कब तक सरदार जो राजा बना बैठा रहेगा, और ये बुढ़िया मुझ पे हुकूमत चलाती है। तो शाहजहां भी कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो ये लोग जा रहे होते हैं लाहौर, कौन, जहांगीर और नूरजहां। तो वहीं पर इनको बंदी बनवा लेता है और एक तहखाने में डलवा देता है। लेकिन क्या होता है, वहां पे भी नूरजहां का दिमाग काम कर जाता है, वो वहां पे बात कर लेती है जो दरबारी होता है उससे, और जेल खुलवा लेती है, वहां से वो निकल आती है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि शाहजहां की भी वहीं जो जहांगीर था उसकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में ही, ठीक है। लाहौर में मृत्यु हो जाती है, तो लाहौर में ही उसका मकबरा बनवा दिया जाता है। कहाँ पर, लाहौर में। अब देखिए किस्मत से क्या है कि लाहौर में इसका मकबरा बना है, और लाहौर में ही एक और मकबरा पहले ही से बना हुआ था, वहीं पे पास में बना हुआ है किसका, अनारकली का। तो अनारकली भी कहाँ पे मरी थी, लाहौर में। और अनारकली को तो वो सबसे ज्यादा चाहता ही था जहांगीर। तो जहांगीर का और अनारकली का देखिए किस्मत कनेक्शन कैसा मिला, उनका मकबरा दोनों का एक साथ, शादी तो नहीं हो सकी लेकिन मकबरा तो एक जगह है ही, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं शाहजहां की। तो कब, 1612 में इनकी शादी हो गई शाहजहां की, किससे, मुमताज से। और इनकी 14 संतानें हुई। एक ही शादी हुई थी शाहजहां की। शाहजहां ऐसा फालतू आदमी नहीं था जैसा कि जहांगीर था कि शादी जहां जो दिख गई भैया आओ शादी करते हैं, है ना, वैसा नहीं था। शाहजहां जो था उसने एक ही साथ शादी की थी अपने जीवन में, किससे, मुमताज से। और इसकी 14 संतानें हुई थी, तो 7 तो तुरंत ही खत्म हो गई थी, है ना। और 7 के बाद 7 और बची थी। तो 7 कौन कौन सी बची थी, औरंगजेब बचा था एक, तो है ना, एक दारा सिको था, दारा सिको भी था, और एक कौन था, यहाँ से था शाह सूजा भी था एक, है ना, शाह सूजा। और कौन था, मुरीद। ये 4 तो थे उसके लड़के, और 3 लड़कियां थी, कौन कौन सी, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा, ये 3 लड़कियां थी, ठीक है। तो ये देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग शाहजहां को, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गया। अब देख लेते हैं शाहजहां को, ठीक। 1627 से 58 तक इसका कार्यकाल चलेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। राजधानी परिवर्तन का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया आगरा से दिल्ली राजधानी कौन ले गया था, तो वो ले गया था शाहजहां। ये चीज याद रखना, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से दागा जाएगा। दूसरी बात होती है कि ताजमहल इसने बनवाया था। ताजमहल तो इतना फेमस चीज है आगरा में जो है, ठीक है। व्हाइट कलर का संगमरमर से जो बना हुआ है, आप में से अधिकतर लोग वहां पर हो ही आए होंगे, फोटो वोटो क्लिक कर ही लाए होंगे, है ना। और अभी तक जिसको भेजनी होगी भेज ही दी होगी। चलिए तो अब बात करते हैं रूपरेखा की। तो इसकी रूपरेखा किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी उस्ताद ईसा ने, ठीक है। और इसका निर्माण कार्य किसने किया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। तो ठीक है, ये पॉइंट एक जगह क्वेश्चन पूछा था पीवाईक्यू में, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट रखना यहाँ पे उचित समझा। चलिए अब बात करते हैं कि अब कहाँ कहाँ इसने आक्रमण किए। तो देखिए सबसे पहले उस समय हुबली पर कौन बैठ गए थे, समुद्र के किनारे। देखिए जो साउथ वाला हम लोग क्षेत्र देखेंगे तो हुबली कहाँ पे आया था, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कौन बैठे हुए थे इस समय, आ गए थे पुर्तगाल, पुर्तगाली तो आ ही गए थे। तो पुर्तगाल में हुबली पर ये आक्रमण करता है कौन, शाहजहां, और कहता है हम लोगों को भी जो है व्यापार करने का जो आप लोग कर रहे हो उसका टैक्स वैक्स दीजिए, ऐसे नहीं कर लोगे, यहाँ पे मैं बैठा हूँ दिल्ली में, और दिल्ली से चलती है पूरी भारत की राजनीति। तो भाई इस पे आक्रमण करता है, ठीक है। और अफगान जो है ना पूरी तरह इस समय निकल गया शाहजहां के टाइम पे। देखिए अफगानियों को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। अफगानियों को क्यों नहीं, उसका रीजन ही ऐसा है, ऐसा क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा पहाड़ी इलाका है वो वाला, काबुल वाला एरिया जो है ना, अफगानिस्तान वाला, वो पूरा पहाड़ी इलाका रहा है। वहां पे हार के चली आई है। अभी देखिए जो अमेरिका की सेना थी वो भी परेशान हो गई थी। वहां पे जो वहां की जनजाति है या तालिबानी है वहीं पर रह सकते हैं, ठीक है। तो अफगान पूरी तरह इसी समय निकल गया, और इसके बाद फिर कभी वापस हम लोगों को नहीं मिला, वो भारत में नहीं मिला। चलिए वो वहां से, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अफगान जो है वो किसके साम्राज्य से बाहर निकल गया था, किसके समय पीरियड में, तो वो हो गया आपका शाहजहां के टाइम पे बाहर निकल गया। चलिए अब बात करते हैं सिर ए अकबर। तो जो सिर ए अकबर था, ये शाहजहां के शासनकाल में ही दारा सिको को एक उपाधि दी गई थी, क्योंकि वो फारसी में अनुवाद करता था, ठीक है, उपनिषदों का। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने पर दारा सिको को सिर ए अकबर की उपाधि दी थी, किसने, शाहजहां ने। उसी का पिता था ना शाहजहां, तो शाहजहां ने दी थी। और एक और उपाधि दी थी शाह बुलंद इकबाल की उपाधि। चलिए ये चीज दोनों आपने देख ली। अब देखते हैं स्थापत्य कला। तो आगरा में जो मोती मस्जिद बनी है वो बनवाई है किसने, ये बनवाई है शाहजहां ने। और जो दिल्ली में मोती मस्जिद बनी है वो औरंगजेब ने, अभी आगे देखेंगे हम लोग, ये चीज याद रखना। और दिल्ली में क्या क्या बनवाया इसने, जामा मस्जिद, लाल किला जो जहाँ पे 15 अगस्त का झंडा फहराया जाता है, वो शाहजहां ने ही बनवाया था, है ना। और दीवाने आम और दीवाने खास, दिल्ली के लाल किले में आप लोग गए होंगे, उसमें एक बना है दीवाने आम, वो भी सफेद संगमरमर का, एक दीवाने खास वो भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो दीवाने खास है वो बना है सफेद संगमरमर का, और जो दीवाने आम बना हुआ है वो बना हुआ है आपका रेड सॉइल का, ठीक है, रेड जो पत्थर है उसका बना हुआ है। चलिए अब देखते हैं मयूर सिंहासन। एक मयूर सिंहासन था, उसके ऊपर लगा हुआ था कोहिनूर हीरा, और इसी पर बैठता था कौन, शाहजहां। तो मयूर सिंहासन, अभी जब ये अब्दाली का आक्रमण होगा तब ये मयूर सिंहासन अपने साथ ले जाएगा, है ना, फारस में। चलिए अन्य तत्व पूछ लेते हैं।
अन्यथा तुम्हें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने रख दिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले एक पूछा जाता है आपसे कि फ्रेंच यात्री बर्नियर से पूछा जाता है, और इटली का यात्री था एक मनुची, ये किसके शासनकाल में आए थे? तो और इसने इन लोगों ने किसके शासन का वर्णन किया है? तो ये किया है शाहजहां के, किसने? वर्नियर ने और मनुची ने। ठीक है। सजदा और पैबोस की प्रथा खत्म कर दी थी इसने। सजदा और पैबोस की प्रथा आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था बलबन के टाइम पे। बलबन के टाइम पे था सजदा और पैबोस की प्रथा। सजदा क्या था? सर झुकाना, और पैबोस क्या था? पैरों लेटकर पैरों को चूमना, है ना। ये प्रथाएं जो थी किसने खत्म कर दी? शाहजहां ने। और यहाँ से क्या लाया? चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की। तो चहार तस्लीम की प्रथा आपसे पूछा जाएगा कि किसने इसकी शुरुआत की? तो ये की है शाहजहां ने। ये क्या थी? ये थी, देखिए राइट हैंड आपको उल्टा करना होता था, और राइट हैंड जो है ना, ये वाला पार्ट आपको जमीन में रखना होता था, और जमीन से फिर धीरे धीरे जो है ना सर तक लाया जाता था ऐसे। चहार सलीम, चहार तस्लीम प्रथा इसी को बोलते थे। अब आप लोगों को याद हो गई होगी। चलिए अब बात करते हैं कि भैया आ गए इसके उत्तराधिकारियों का युद्ध। क्योंकि देखिए जहां पे पुत्र बहुत ज्यादा हुए, अब 4 पुत्र थे इसके और 3 जो है पुत्रियां थी, तो इनमें आपस में टकराव तो हो गई कि कौन सर्वोच्च होगा, कौन राजा होगा। तो जो दारा सिकू था, इसका जो सबसे नजदीकी माना जाता था दारा सिकू, और विद्वान आदमी भी था, बहुत ही शांति प्रिय आदमी था, सभी धर्मों को मानने वाला इंसान भी था, और बहुत ही मतलब कह सकते हैं वो विद्वान आदमी था। तो दारा सिकू को ये जो है अपने ही टाइम पे उसको जो है क्या उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, 1558 में शाहजहां पड़ता है बीमार, और बीमार पड़ता है तो इसकी अफवाह फैल जाती है कि ये इसकी मृत्यु होने वाली है या मृत्यु हो गई है। ठीक है, मृत्यु हो गई है, ये अफवाह फैल जाती है। तो अब देखिए इस समय जब अफवाह फैलती है तो औरंगजेब बैठा है औरंगाबाद वाले इलाके में। ठीक है। और बंगाल वाले इलाके में कौन बैठा है? इसका पुत्र मुरीद या मुराद। ठीक है। और शाह सूजा बैठा हुआ है मालवा वाले एरिया में। ठीक है। और दिल्ली में कौन बैठा है? दारा सिकों। तो सबसे पहले कौन पहुंच जाएगा दारा सिकों के पास? सबसे पहले तो पहुंच जाएगा शाह सूजा। तो सबसे पहले पहुंचता है शाह सूजा, और इनके बीच होता है बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ जो है हरियाणा में ही है। तो बहादुरगढ़ का युद्ध होता है, और इसमें किस किस के बीच होता है? ये शाह सूजा के बीच और शाही सेना के बीच। तो शाही सेना इसमें विजयी हो जाती है और शाह सूजा इसमें हार जाता है। ठीक है। दूसरा युद्ध पूछता है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध किस किसके बीच होता है? तो धर्मत के युद्ध में क्या होता है, देखिए यहाँ से बंगाल से ये भी आ रहा है, और यहाँ से औरंगजेब भी आ रहा है साउथ से, तो ये एक जगह मिल जाते हैं दोनों, और दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि क्या किया जाए, किसको कूटा जाए और कौन बनेगा। तो पहले कहते हैं कि यार, औरंगजेब उससे कहता है कि पहले देखिए एक काम करते हैं, अपन दारा सिकों को कूटते हैं, उसके बाद दोनों बांट लेंगे। तो ये बातों में आ जाता है। मुराद छोटा था ना, छोटा बात मान ही लेता है बड़े की, तो छोटा था तो कहता है हाँ ठीक है चलिए बांट लेंगे। तो दोनों जो है एक साथ युद्ध करते हैं, औरंगजेब और मुराद, और शाही सेना को ये हरा देते हैं अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ पर शाही सेना हार जाएगी। शाही सेना किसके पास है? दारा सिकों के पास है। चलिए ये हो गया। फिर तीसरा युद्ध होता है इनके बीच, सामूगढ़ का युद्ध। ये सारे के सारे युद्ध क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर पढ़ाए गए हैं सारे के सारे। चलिए याद कर लेते हैं। सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ है वो 1658 में हुआ, और ये इसमें दोनों फिर साथ में रहे, और इनने किसको हरा दिया? अब दारा सिकों को ही हरा दिया ढंग से, है ना। और शाहजहां था, वो उसको पता चला कि अभी तो शाहजहां जिंदा है यहाँ पर, तो अफवाह तो उड़ गई थी कि शाहजहां मर गया, लुढ़क गया, है ना। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि शाहजहां अभी जिंदा है, तो उसको ये लोग बंदी बना लेते हैं, क्योंकि अब तो सारी पावर आई गई है ना। जब शाही सेना ही हार गई, दारा सिकों ही हार गया, तो फिर अब क्या डरना शाहजहां से? भाई डर तो तब तक था, तब शाही सेना इसके पास थी। लेकिन जैसे ही दारा सिकों हारा और शाहजहां को बंदी बनाया, उसके बाद औरंगजेब ने सारी पावर ले ली अपने हाथ में। ठीक है। फिर भैया जब तक फिर से ये जो है, जो सहसूजा था, फिर से ये जिंदा हो गया, जब तक उसने अपने जो दर्द वर्द हैं सब ठीक कर लिए, और बोले मैं कैसे मान जाऊंगा। तो एक हुआ खजवा का युद्ध, है ना। खुजली जो थी उसकी खत्म हो गई। खजवा का युद्ध जो हुआ वो औरंगजेब और सहसूजा के मध्य हुआ, और सहसूजा इसमें कूटा गया ढंग से। ठीक है। फिर उसके बाद हुआ लास्ट युद्ध, देवराय का युद्ध। और देवराय के युद्ध में क्या हुआ? औरंगजेब और दारा सिकों का युद्ध फिर से हुआ। दारा सिकों को भी चैन नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अभी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि औरंगजेब के हाथ में यदि चला गया ना पूरा साम्राज्य, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा कट्टर इंसान था औरंगजेब। ठीक है। लेकिन दारा सिकों इसमें हार जाता है, तो कैद बना लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, और कुछ टाइम बाद उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हो गया दारा सिकों भी खत्म हो गया, सहसूजा भी खत्म हो गया। अब कौन बचा? मुरीद। तो मुरीद को तो वो धोखा दे के मार ही देता है। तो एक चीज अब देख लेते हैं इसका, जो कि ट्रिक है, ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे याद रखेंगे इसको। सबसे ऊपर है कौन सा? बहादुरगढ़ का, फिर धर्मत का, फिर सामूगढ़ का, फिर देवराय का। ठीक है। तो ट्रिक देख लेते हैं। बादशाह, ठीक, बा से क्या? बहादुरगढ़, धा से क्या? धर्मत, है ना। याद रहेगी ना? देखिए ट्रिक को समझ लीजिए ठीक से। सबसे पहले रहेगी बादशाह। बादशाह का मतलब यहाँ पर बा से क्या रहेगा? बहादुरगढ़ का युद्ध। सा से क्या रहेगा? धा से क्या रहेगा? धर्मत का युद्ध। सा से क्या रहेगा?
सामूगढ़ का युद्ध। फिर खा से क्या रहेगा, खजबा का युद्ध, और देव से क्या रहेगा, देवराय का युद्ध। तो बादशाह खा देव, या फिर खा को भूल ही जाइए, कभी कहीं पूछा नहीं गया है, सीधा याद रखिए बादशाह देव, है ना। सीक्वेंस पूछा जाएगा आपसे, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई थी सीक्वेंस के लिए। बाकी कहानी तो अब आपको याद में रहेगी कि कौन से युद्ध में रहा, क्योंकि पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी। तो ठीक है, ये चीज आपको हो गई याद। और जहां यारा से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि इसने किसका साथ दिया था, तो ये इसने दिया था औरंगजेब का साथ। और ये जो है ना कभी शादी ही नहीं की, इसके लिए लड़के ढूंढते रह गए, ये मिला ही नहीं। जब तक युद्ध आपस में लड़ते रहे, उसके बाद औरंगजेब के हाथ में आ गया, औरंगजेब इतना साम्राज्य में बिजी हो गया कि जहां गारा की उन्होंने शादी ही नहीं की, पूरे जिंदगी भर कुंवारी बैठी रही, है ना। चलिए अब देखते हैं औरंगजेब को कि औरंगजेब ने क्या किया। सबसे पहले ये जैसे ही आया 1658 में, 1707 तक रहा ये। तो इसने, एक तो देखिए ये सुन्नी था और कट्टर बहुत था, मंदिरों को तोड़ने वाला भी कहा इसको और जिंदा पीर भी कहा, क्योंकि ये इंसान को मानने में टाइम नहीं लगाता था, इसलिए इसको कहा है जिंदा पीर। ठीक है, अब इतना देख लिया, अब करते हैं बात। एक बात होती है कि इसका कितनी बार राज्य अभिषेक हुआ। तो इसका राज्य अभिषेक हुआ है वो 2 बार हुआ है। पहले तो 1658 में आगरा में हुआ था, लेकिन जब ये खत्म हो गया शाहजहां, तो फिर शाहजहां के मरने के बाद दिल्ली में भी इसका एक बार राज्याभिषेक हुआ। तो 2 बार हुआ, 1658 में, 1659 में। ठीक, ये दोनों चीज पॉइंट याद रखना। फिर बात आती है शादी की। भैया शादी किससे की थी इसने, राबिया उद दर्रानी से। इसने भी एक ही शादी की थी। ये भी बिल्कुल ईमानदार आदमी था, फालतू कई चीजों में बहुत ईमानदार था, फालतू इंसान नहीं था। बहुत चीजें इसने देखी, क्योंकि देखिए शाहजहां जो था ना, पहले जो जहांगीर बना उसने स्थापत्य कला की, बहुत सी चीजें की, तो बहुत सा धन इसने लौटा दिया। फिर उसके बाद शाहजहां आया, और वो दारू भी बहुत ज्यादा पीता था जहांगीर, तो उसने तो बहुत ज्यादा पैसा लौटाया। फिर उसके बाद आया शाहजहां, शाहजहां ने भी क्या बनवा दिया, ताजमहल। तो इसने पूछा कि भैया पैसा वैसा कहाँ है, पैसा वैसा है कि नहीं है, तो पूरा खाली मिला दरबार इसको। तो ये टेंशन में आ गया और अपना जो है साम्राज्य विस्तार और पैसे को जो है कलेक्ट करने की सोचने लगा था। चलिए, तो एक ही शादी की राबिया उद दर्रानी से। अब देखिए, देश को इसने दार उल हर्ब के स्थान पर दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहा। ठीक है, वो चाहता था कि पूरा देश जो है ना वो इस्लाम बन जाए। ठीक, तो ये इस्लाम पे ज्यादा ही जो है बढ़ावा देता था। ठीक है, फिर क्या घटना आती है इसके लिए। इसको सबसे ज्यादा परेशान किसने किया, जाटों ने किया। क्यों किया, वो घटना बताता हूं मैं आपको। क्या हुआ, ये जो है हिंदू विरोधी तो था ही, है ना। तो हिंदू विरोधी था, तो इसने हिंदुओं के मंदिर तोड़ना स्टार्ट किए, है ना। तो एक मंदिर तोड़ा इसने, चेन्ना केशव मंदिर। और चेन्ना केशव मंदिर जो तोड़ा वो वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था। ये कौन है वीर सिंह बुंदेला, भैया इसकी घटना हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। वीर सिंह बुंदेला वही जिसने अबुल फजल को मारा था, किसके कहने पे, जहांगीर के कहने पर। तो यही वीर सिंह बुंदेला ने एक मंदिर बनवाया था, चेन्ना केशव का मंदिर। ठीक है, तो ये तोड़ देता है, ये कौन, औरंगजेब। औरंगजेब के तोड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जाट विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं। और जो देखिए, अब आप लोग थोड़ा सा मैप में समझिए, मैप बनाना बार बार थोड़ा सा टफ होता है। ये मान लीजिए दिल्ली है ना, और ये है आगरा। और आगरा के बीच में यहाँ पे है राजस्थान से लगा हुआ भरतपुर। यहाँ के जाट थे ये बहुत ज्यादा तेज तर्रार थे। और जाट तो भाई अभी भी तेज ही है, जहां पे भी मिलते हैं बहुत तेज है। ठीक है, बुरा मत मानिए इस बात को, भाई तेज है तो है, उसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए, तो सबसे पहले इनका आता है एक गोकुला। तो गोकुला इसका विरोध करना स्टार्ट करता है। देखिए उस समय पे औरंगजेब के विरोध में कोई बोलता नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल बगल में बैठी हुई है, आगरा से बिल्कुल बगल में है भरतपुर। और भरतपुर के जाट इसका विरोध कर रहे हैं। गोकुला सबसे पहले करता है, तो इसको ये जो है इसका विद्रोह दबा देता है। और ये कुछ टाइम बाद मर जाता है स्वतः। फिर ठीक है, फिर कौन आता है, राजा राम। तो राजा राम जब आता है, ये बहुत तेज तर्रार था। ये क्या करता है, देखिए जो सिकंदराबाद है वो आगरा से लगा ही हुआ है। तो आगरा में जो सिकंदराबाद जगह है, वहां पे किसको अपन दफनाया गया था, किसका वो मकबरा है, वो है अकबर का। ठीक है, और बनवाया इसको किसने था, जहांगीर ने। तो जो अकबर का मकबरा था, ये राजा राम इसको जाता है वहां जलवा देता है। पूरा अकबर का जो सिकंदरा वाला एरिया है उसको पूरा जलवा देता है। और फिर उसको चढ़ाता है, या फिर वहां पे कहता है कि लो दादा, तुम्हारे पिताजी कौन, औरंगजेब के पिताजी कौन, शाहजहां। शाहजहां के पिताजी कौन, मतलब दादा औरंगजेब का कौन, तो दादा था जहांगीर, और परदादा कौन, अकबर। और बेटा लो, तुमने हमें मंदिर जलाया तो हमने अकबर को जला दिया। ठीक है, और भाई जिस धर्म में दफनाना हो, मतलब किसी इंसान को दफनाया जाता हो, जलाना उसका उचित चीज नहीं मानी जाती है, तो वो चीज तो फिर वो भड़क गया। भाई भड़क गया तो वो राजा राम को निपटा दिया। ठीक है, उसके बाद आया चूड़ामन, ये भी लगातार छापामार पद्धति से उसका जो है युद्ध करता रहा। तो इन जाटों ने खूब परेशान किया उसको। चलिए अब बात करते हैं पूर्वी, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र था, इस पे भी एक बार कब्जा करता है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर राज्य पे सबसे पहले मुगल साम्राज्य कौन था, मुगल कौन सा मुगल बादशाह था जिसने पूर्वोत्तर पर कब्जा किया था। तो वो था औरंगजेब। और
औरंगजेब ने यहाँ पर किसको भेजा था, तो मीर जुमला को उसने भेजा था। इतनी चीज आपको याद रहेगी। क्या क्या देखा अभी हम लोगों ने, औरंगजेब में बहुत ज्यादा नहीं देखा। सुन्नी था, कट्टर था, मंदिर तोड़ने वाला था, जिंदा पीर इसको कहा जाता था। 2 बार राज्याभिषेक हुए, कहां पर, एक बार आगरा में, एक बार दिल्ली में, 58 और 59 में। ठीक है। शादी किससे किया, एक ही से किया, राबिया और दुर्रानी से। और ये देश को क्या बनाना चाहता था, तो ये चाहता था दारुल इस्लाम बनाना चाहता था पूरे देश को। ठीक है। ये सब जो चेन्नई केशव मंदिर है इसने तुड़वा दिया एक बार, और उसको किसने बनवाया था, वीर सिंह बुंदेला ने। फिर वहां से स्टार्ट हो गए जाट विद्रोह, और जाट विद्रोह में सबसे पहले आया गोकल, और फिर आया राजा राम। राजा राम ने क्या किया, सिकंदरी को जला दिया, अकबर की, जहाँ पे अकबर का जो है मकबरा है वहां पे। और पूर्वोत्तर में कब्जा किसने किया, मीर जुमला ने। इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली। चलिए अब देखते हैं आगे की चीजें। अभी हम लोग साउथ को भी पढ़ेंगे, तब इस मैप का सहारा फिर से ले लेंगे। तो अपने सिक्कों पर बात आती है कि इसने क्या खुदवाया था, तो कलमा खुदवाया था। इसके सिक्के जो मिले हैं उस समय के, तो उन पे कलमा खुदा हुआ मिला है, और नौरोज का आयोजन भी उसने सिक्कों पर दिखाया है। ठीक है। सॉरी, नौरोज का आयोजन जो है उसने करवाया था। ठीक। अब संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब और जुआ, इन पे सब पे उसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन सब चीजों पे पहली बार किसने प्रतिबंध लगाया था। संगीत ये सुनना पसंद नहीं करता था, टाइम ही नहीं था इसके पास ना, पूरा भारत जीतना था, है ना। जहां पे भी विद्रोह होता था तुरंत पहुंच जाता था। भांग वांग नशा वशे में कोई इसका कोई वो था नहीं, दिलचस्पी थी नहीं, क्योंकि शराब तो इसके दादाजी पीते थे, बहुत खतरनाक जहांगीर दादा, है ना। और जुआ, जुआ से इसका कोई लेना देना था नहीं, तो इन पे सब पे ये प्रतिबंध लगवा देता है। जुआ ये बोलता था किसी का ना हुआ, है ना। तो जुआ पे भी प्रतिबंध लगवा दिया किसने, औरंगजेब ने। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फिर ये कुछ चीजें और करवाता है जो कि अच्छी भी है और बुरी भी है, कह सकते हैं। सती प्रथा पर रोक लगवा देता है। ये कहता है सती प्रथा ठीक नहीं है, सती प्रथा पर रोक लगवा देता है। ठीक है। तीर्थ यात्रा कर जो है फिर से स्टार्ट करवा देता है। किसने खत्म किया था, अकबर। इसके परदादा ने तो बंद कर दिया था, किसके कहने पर, जोधाबाई के कहने पर। तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था 63 में। ठीक है। ये इसको फिर से स्टार्ट कर देगा, कहेगा भैया तीर्थ यात्रा बहुत घूमने जा रहे हैं लोग, मतलब पैसा बहुत है, जब घूमने के लिए पैसा है तो यहाँ पर कुछ करके रूप में भी दो, तो ये कर देता है। और जो हिंदू त्योहार होते हैं उन पर भी ये रोक लगवा देता है। तो ये चीज हो गई। फिर इसके शासन के 11वें वर्ष की और 12वें वर्ष की घटना एक है, उसको पूछा जाता है क्वेश्चन में कि 11वें वर्ष की घटना कौन सी थी, झरोका दर्शन, और 12वें वर्ष की घटना थी तुलादान प्रथा। इन दोनों को समाप्त करवा देता है, कहता फालतू की चीजें हैं, ये सिर्फ जो दिखावा है, ये कुछ नहीं है ना। ये दोनों बंद करवा देता है। फिर उसके बाद आता है सर्वाधिक हिंदू अधिकारी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति किसके साम्राज्य में थी। तो एक चीज याद रखना, कट्टर जरूर था, लेकिन इसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे, क्योंकि ये कभी उतना ध्यान नहीं दिया, ये काम पे ज्यादा ध्यान देता था, है ना। और काम हिंदू अधिकारी बहुत अच्छे से करते थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर रहता था कि हमें हटा दिया जाएगा। तो इसको ये लगता था कि हिंदू अधिकारियों को ज्यादा रखा जाए, वो काम बहुत अच्छे से करेंगे, कभी विद्रोह भी नहीं करेंगे, क्योंकि कमजोर वर्ग था उस समय का वो। ठीक है। फिर ये बात हो गई। फिर आती है स्थापत्य की बात। स्थापत्य में इसने बहुत ज्यादा नहीं करवाया, क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं बचा था, पैसा तो पूरा खत्म कर दिया था किसने, बनवा बनवा के, इसके दादा और पिताजी ने। ठीक है। तो ये दिल्ली में लाल किला, मोती मस्जिद इसने बनवाई है। अब बात आती है कि जब ये सब इतना कुछ कर रहा है, तो इसकी बीवी राबिया उद दुर्रानी देख रही है कि इसका पिताजी जो कि ताजमहल बनवा दिया, और जो ये हमारा जो औरंगजेब है ये तो कुछ करवा भी नहीं रहा है। तो ये इसकी जिद करती है कि हमारे लिए भी ताजमहल बनवाओ चलो। वो कहता है ताजमहल नहीं तो सब, है ना। तो वो बनवाता है इसके लिए ताजमहल की कॉपी औरंगाबाद में। और वो कॉपी देखोगे तो आपको हंसी आ जाएगी, आप लोग खुद ही उसको सर्च कर लेना। राबिया उद दुर्रानी का मकबरा वहां पे बनवाता है, और उसी को बीबी का मकबरा बनवाया गया। वो ताजमहल की कॉपी है, लेकिन एक्चुअली में वो ताजमहल की कॉपी लगती नहीं है, वो लगता है जैसे कि ताजमहल सूख गया हो, है ना, इस टाइप की चीजें लगती है। तो उसको देख लेना आप। फिर उसने न्याय कानून, न्याय और कानून पर एक पुस्तक लिखवाई थी, एक ही पुस्तक लिखवाई थी, फतवा ए आलमगीर की रचना करवाई थी। ठीक है। तो फतवा ए आलमगीर पूछा जाए आपसे पुस्तक, तो किससे संबंधित है, ये है न्याय और कानून से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दक्षिण नीति पर। देखिए दक्षिण नीति में औरंगजेब ऐसा फंसा था कि वो कभी फिर वापस आ ही नहीं सका वहां से, है ना। ऐसा फंस गया था कि कभी वापसी नहीं हो पाई उसकी वहां से। चलिए तो दक्षिण नीति को समझते हैं। सबसे पहले कहाँ से दक्षिण नीति स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या होता है, देखिए मैप में समझते हैं कि एक होता है सूरत। सूरत जगह जो होती है ना, ये जो है व्यापार केंद्र होता है किसका, मुगलों का, है ना। और मुगल, क्योंकि जो समुद्री व्यापार होता था वो सूरत से ही होता था मुगलों का। तो मुगल बैठे हुए हैं दिल्ली में, लेकिन उनका व्यापार होता था सूरत से। तो जो ये सूरत है ना, इस पे मराठा जो सरदार उस समय होते हैं, शिवाजी, शिवाजी इस पे जो है कर देते हैं एक बार हमला, है ना। और इसको हमला करते ही जो है यहाँ पर औरंगजेब जो है गर्म हो जाता है। औरंगजेब तो तेज तर्रार इंसान था, तो वो यहाँ पर भेजता है जयसिंह को, कहता है जयसिंह जाओ और इसको हरा के पकड़ के लाओ। तो जयसिंह जाता है, और जो पूना में ये बैठे हुए हैं, तो पूना पे पहुंच जाता है, तो इन लोगों के बीच हो जाता है युद्ध। और युद्ध कौन सा होता है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए कौन सा युद्ध होता है, जयसिंह और शिवाजी के बीच युद्ध होता है, और इसमें होती है पुरंदर की संधि। ठीक है।
और जो ये युद्ध होता है ये होता है 1665 में, ठीक है। तो ये हो गया। और जो औरंगजेब था इसने ही मराठों का प्रभुत्व एक तरीके से बढ़ाया है। देखिए औरंगजेब ने उस समय शिवाजी को इतना तूल दे दिया एकदम से कि जो मराठों पर अपना प्रभुत्व की स्थापना जो करना चाहता था वो औरंगजेब ही था, उससे पहले किसी ने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि टाइम पीरियड भी तो मैच नहीं किया ना। उस समय आए शिवाजी और शिवाजी के टाइम पे आ गया औरंगजेब, तो टाइमिंग दोनों की गलत है, दोनों ही तेज तर्रार थे। तो सूरत पे जैसे हमला होता है तो यहाँ पर पहुंचता है जयसिंह, और जयसिंह जो है शिवाजी से फिर संधि करते हैं कि भैया देखो हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, दोनों बात करते हैं और पुरंदर की इनके बीच संधि हो जाती है। और इसके बीच क्या करता है जयसिंह, चला जाता है आगे। आगे कहाँ पर? बीजापुर में और गोलकुंडा में। यहाँ भी तो जीतना था, यहाँ भी तो विद्रोह चल रहे थे, तो यहाँ पर जीतता है। और लौटते हुए आता है तब तक औरंगजेब का संदेश आता है कि सुनो यहाँ से जब शिवाजी को साथ में लेकर आना, संधि करेंगे ठीक से बैठ के दिल्ली में, ठीक है। तो ये शिवाजी को लेकर जाता है, शिवाजी और संभाजी दोनों को, ठीक है। शिवाजी भी जाते हैं और संभाजी भी, इसके जो पुत्र था इनका शिवाजी का, वो दोनों जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि ये वहां पर इनको बंदी बना लेता है। ये तो गलत बात हुई, किसी को संधि के लिए बुलाया गया और वहां पे बंदी बना लिया गया छल से। तो मतलब औरंगजेब जैसे इतने बड़े शासक पर ये चीजें शोभा नहीं देती है ना। तो आगरा में इनको जो है ये बंदी बना लेता है। लेकिन फिर क्या हो रहा है, फल की टोकरी होती है, बड़ी बड़ी फल की टोकरी, तो पहले बहुत बड़ी बड़ी ये लोग दाढ़ी करते हैं, और दाढ़ी बढ़ाने के बाद फिर फल की टोकरी के सहारे से, फल लेने के बहाने से ये लोग उन्हीं के मजदूरों के साथ ये छल से निकल आते हैं। और निकल के सबसे पहले जाते हैं कि भाई किस चीज से गर्म हुआ था औरंगजेब, क्या किया था हमने, जब इसने हमारे साथ गलत किया है तो वही चीज हम फिर दोबारा से करेंगे। तो दोबारा से ये फिर सूरत पे हमला करते हैं, तो औरंगजेब और ही गर्म हो जाता है ना। इसी समय एक घटना होती है, कौन सी घटना? अकबर द्वितीय की घटना। औरंगजेब का एक पुत्र होता है अकबर द्वितीय, तो अकबर द्वितीय क्या है, औरंगजेब का विद्रोह कर देता है। तो औरंगजेब को लगता है कि ये साला विद्रोह कर रहा है, ये अभी विद्रोह करेगा तो पूरे साम्राज्य में ही विद्रोह स्टार्ट हो जाएंगे, ये तो हमारा खुद का बेटा है, ठीक। तो ये विद्रोह करके भागता है कहाँ की ओर? सबसे पहले जाता है ये दिल्ली में ही, बगल में ही जो गुरु तेग बहादुर थे, नौवें गुरु, उनके पास पहुंच जाता है, ठीक है। कहता है कि यार ये अब्बा से बचाओ, ये तो बहुत ही बेकार आदमी है और मैं इसका विद्रोह करना चाहता हूँ। लेकिन उनका राजनीतिक पक्ष कुछ नहीं था इससे लेना देना। लेकिन जो सिख गुरु थे वो तो पांचवें गुरु ने भी क्या किया था, जो खुसरो भाग के गया था वो उनके दरबार में पहुंच गया था। तो सिखों का ये नियम ही है कि भैया उनके दरबार में कोई भी जा सकता है, उसके लिए वो रोकेंगे नहीं, रोकना उनका मतलब उनके धर्म में है ही नहीं। तो अकबर द्वितीय वहां पहुंच जाता है, और पीछे से कौन पहुंच जाता है? औरंगजेब पहुंच जाता है, ठीक है। तो पीछे से औरंगजेब पहुंचता है और ये कहता है गुरु तेग बहादुर से कि इसको हमें सौंप दीजिए, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है, इनका शीश कटवा देता है नौवें गुरु का। तो यहाँ से जो है सिखों में के बीच और जो मुस्लिमों के बीच और भी कट्टरता उत्पन्न हो जाती है। और जो इनका सिर कटवा देता है, और वहीं पर बना हुआ है अभी चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा, वो की नौवें गुरु का है। चलिए फिर जी अकबर द्वितीय वहां से भागता हुआ कहाँ जाता है, उसको लगता है कि अब संभाजी के पास जाना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब जो शिवाजी थे वो भी अब यहाँ से जैसे गए थे ना आगरा से भाग भाग के, तो कुछ सालों बाद उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी किसी बीमारी के कारण। तो पहुंचता है ये अकबर द्वितीय संभाजी के दरबार में। तो पीछे से फिर वहां औरंगजेब पहुंचता है, और संभाजी को मतलब संभाजी के टाइम वहां पे संघर्ष होता है, एक दो इनके बीच लड़ाइयां वड़ाइयां होती हैं, और ये संभाजी को भी पकड़ लेता है और अकबर को भी पकड़ लेता है। तो सबसे पहले तो अकबर को ही पकड़ता है, और अकबर से कहता है तुम आओ बेटा इधर। अकबर द्वितीय को बुलाता है और एक सरिया को गर्म करता है ना, सरिया कट्टर तो कट्टर ही होता है इंसान, उसको अपने जो है ना अपनी कुर्सी से जो है लगा होता है और बाकी किसी से नहीं। तो इसकी जो आंखें होती है ना अकबर की, ये आंखों में जो है ना सरिया गर्म करके इसको आंखें फोड़वा देता है, इसकी दोनों आंखें फोड़वा देता है। लो सब चौंक जाते हैं कि साला अपना बेटा है ना, उसके साथ ऐसा कर सकता है तो वो दूसरों के साथ क्या कर सकता है। और जो संभाजी है इनको भी पकड़ के ये खूब ज्यादा प्रताड़ित करते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो है ना ऐसा फंस गया ना यहाँ पर जाल में कि ये कभी वापस नहीं आ पाया। फिर ये बीजापुर और फिर गोलकुंडा यहीं पर फंसा रहा, और फिर इसकी जो है साउथ में ही मृत्यु हो गई। तो संभाजी और शिवाजी और संभाजी को इसने बंदी बनाया था, उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया। फिर अकबर द्वितीय का विद्रोह हुआ, सिख गुरु की यहाँ पर मृत्यु करवा दी इसने तेग बहादुर की, फिर संभाजी की भी हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ, कभी वापस निकल नहीं सका, और 1707 में वहीं पर मृत्यु हो गई। कहाँ पर? एक जगह है खुदलाबाद में, खुदलाबाद में इनकी मृत्यु हुई, किसकी? औरंगजेब की। और वहीं पर इसको दफना दिया गया। तभी तो इसका मकबरा देखिए, आप लोग सबका मकबरा पढ़ते होंगे लेकिन औरंगजेब का मकबरा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि औरंगजेब का मकबरा यहाँ किसी ने बनवाई नहीं। क्योंकि उसके बाद तो फिर जो शासक आए वो तो सब इतने कमजोर होते चले गए एकदम से कि वो किसी काम के नहीं रहे। तो चलिए ये चीज हम लोगों ने देख ली। हमने किस किस को देखा आज?
तो देख लिया था, सबसे पहले देखा अकबर को, देखा बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है। अकबर के बाद किसको देखा, जहांगीर को देखा, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जो जो क्वेश्चन बने हैं इनको पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद शाहजहां को देख लिया, ठीक है। शाहजहां के बाद किसको देख लिया, औरंगजेब को। इतनी चीज याद रहेंगी। तो अब हम लोगों ने जो मुख्य मुख्य शासक थे इनके सबके बारे में देख लिया। अब जाते हैं हम लोग उत्तर मुगल काल पे, ठीक। उत्तर मुगल काल की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कौन, उत्तर मुगल काल में 10 लोग आए। पहले ही बता देता हूं मैं, 10 के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन कुछ कुछ के बारे में पूछा गया, बहुत ही कम पॉइंट्स हैं। तो वो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे याद करेंगे। एक एक राजा को पढ़ने बैठेंगे ना तो अभी हम लोगों को लग जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। इतना टाइम हमारे पास है नहीं, हम लोग चल रहे हैं अभी फास्ट रिवीजन के तौर पे। तो हम लोग देखते हैं कि उन राजाओं से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वही डायरेक्ट यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, इसको देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम आया। बहादुर शाह प्रथम आया 1707 से, जैसे ही औरंगजेब खत्म हुआ ना, और 1712 तक उसके टाइम के बाद ही आ गया। तो इसको कहते हैं शाह ए बेखबर। बताइए, औरंगजेब इतना पावरफुल, उसको पूरा कहाँ कहाँ तक का जो है था, और कितना क्रूर था, वो सारी जगह की नॉलेज रखता था। लेकिन इसका ही जो इसके बाद जो आया बहादुर शाह प्रथम, वो शाह ए बेखबर के नाम से जाना गया। इसने सबसे पहले आते ही क्या किया, मराठों से भी संधि की और राजपूतों से भी संधि की, मैत्रीपूर्ण संधि की, भैया हमको लड़ना वड़ना है नहीं, है ना। और जो साहू जी जिसको बंदी बना लाया था, कौन, और जो बंदी बना लिया गया था जो मुगल दरबार में, उसको छोड़ देता है, ठीक। उसके बाद आता है जहांदार शाह दूसरा। जहांदार शाह से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको कहते क्या है, तो इसको लंपट मूर्ख कहते हैं, जहांदार शाह। और कहते क्या है इसको, लंपट मूर्ख। तो ये भी देख लेना। चलिए अब बात करते हैं फर्रुखशियर। फर्रुखशियर आया 1713 से 19 में। इसको कहते हैं घृणित कायर, है ना, ये भी घृणित कायर के नाम से जाना गया। इनकी सबकी ये उपाधियां हैं, इनको कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा, और ये क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है। तो फर्रुखशियर, फर्रुखशियर को क्या जाता है, घृणित कायर। और ये जो सिख नेता थे ना, बंदा बहादुर, जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके बाद तो कोई सिख गुरु बना नहीं था, उसके बाद आया था बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर को फांसी किसने दी थी, तो वो दी थी फर्रुखसियर ने, ठीक है। बंदा बहादुर को फांसी और फर्रुखसियर, ठीक है। तो एफ एफ, दोनों चीजें एफ एफ हो गई ना। तो ये चीज आप लोग याद रखना। और 1717 में कंपनी का मैग्ना कार्टा जो आया था, वो भी इसी के टाइम पे आया, फर्रुखसियर के टाइम पे, ठीक। इसके बारे में इतने ही पॉइंट याद रखना। फिर देखते हैं रफी उद दरजात जो था उसका, ये सबसे कम समय टाइम के लिए रहा। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि जो मुगल शासक था, वो सबसे कम समय के लिए जो शासक बना था, वो था रफी उद दरियात। तो इसके बारे में और ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया, तो लिखा भी नहीं है। फिर आए भाई साहब मोहम्मद शाह। इनको क्या कहते थे, इनके तो नाम से ही तुक बन जाएगा, आप जैसे ही नाम लोगे मोहम्मद शाह रंगीला, तो इनको कहते थे रंगीला बादशाह। ये जो है ना, अपने दरबार में स्त्रियों के साथ रहना पसंद करते थे, पुरुषों को ये पसंद ही नहीं करते थे कि आसपास भी आए, ठीक है। तो इनको कहने लगे थे रंगीला। और जो जजिया कर था ना, अंतिम रूप से समाप्त इसी ने किया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये पॉइंट डालना पड़ा। और सबसे मेन बात, 1739 में जो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था, वो मोहम्मद शाह रंगीलाई के समय हुआ था। और ये तो वैसे ही रंगीले थे, इनको तो कुछ इधर उधर की खबर रहती नहीं थी। तो जैसे ही नादिर शाह का यहाँ पर जैसे ही आक्रमण हुआ, तो वो इनको तुरंत हरा दिया। और जो मयूर सिंहासन जिस पे कौन बैठता था, शाहजहां, वो ले गया, और उसी में लगा हुआ कोहिनूर हीरा ले गया। तो पहुंच गया ये फारस में, है ना, ईरान वाले एरिया में। चलिए फिर आया अहमद शाह। अहमद शाह के समय पे क्या हुआ, अहमद शाह भी आया, इसका भी नाम अहमद, और इसके टाइम पे भी कौन आया, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। कुल 8 आक्रमण किए थे अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर, वो अभी हम लोग कुछ और देख लेंगे उनमें से। फिर कौन आया, आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय के बारे में आज तक कुछ पूछा ही नहीं गया, तो हमने लिखा भी नहीं। फिर आया सह आलम द्वितीय। सह आलम द्वितीय के टाइम पे क्या हुआ, सह आलम द्वितीय के टाइम पे हुआ सबसे पहले बक्सर का युद्ध 1764 में, तो ये याद रखना। फिर इनसे संधि की गई थी, कौन सी, इलाहाबाद की संधि हुई थी, किससे हुई थी, वो शाह आलम द्वितीय से हुई थी, वो भी ठीक। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध जो है, पानीपत के 2 युद्ध तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किससे किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के में, और सेकंड किसके किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। तो अब वो जो हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में, और इसमें क्या हुआ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, और इसमें मराठा हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गया, ठीक है। तो आपसे घटना पूछी जाए कि पानीपत का तृतीय युद्ध, तो आपको सन याद होगा, तो घटना याद आ ही जाएगी। शाह आलम जो थे द्वितीय के टाइम पे हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। चलिए भैया अब देखते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के टाइम पे क्या हुआ था, अकबर द्वितीय जो है अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला शासक था ये, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अंग्रेजों का शासन आ गया, पूरी तरीके से उनके हाथ में हो गया, क्योंकि शाह आलम से इलाहाबाद की संधि हो गई थी। उसके बाद आया अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय को इन्होंने क्या कहा था, पहला शासक बनाया था खुद, जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में बना था। और राम राजा मोहन जो थे, उनको राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये अकबर द्वितीय ही ने दी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज को याद रखना, ठीक। फिर उसके बाद आया लास्ट बहादुर शाह
द्वितीय। और इसके टाइम पे क्या हुआ था, 1857 की क्रांति, सबसे फेमस तो यही थी 1857 की क्रांति। ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह भी कहते हैं, जफर शीर्षक की रचनाएं लिखते थे, इसलिए इनको कहते थे बहादुर शाह जफर। और रंगून इनको बाद में 1857 का जब विद्रोह हुआ और उसको दबा दिया गया, तो उसके बाद इनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून। और 1862 में इनकी वहां पे मृत्यु हो गई और ऐसे मुगल जो मुगल कार्यकाल है वो समाप्त हो गया। इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उत्तर मुगल काल में हम लोगों ने किस किस को देखा है, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखा था बहादुर शाह प्रथम को, फिर उसके बाद देखा भैया जहांदार शाह को, है ना। और उसके बाद फिर किसको देखा है, तो तीसरा देखा है फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर के बाद देखा रफीउद्दौला को, जिनके बारे में पूछा जाता है सबसे कम टाइम का शासनकाल किसका रहा। फिर देखा है मोहम्मद शाह को, और इनको रंगीला भी कहा जाता था। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का इसी टाइम पे जो है विद्रोह, यहाँ पर आक्रमण हुआ था। फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय है। और इसके बाद फिर अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। तो इनका अब पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन के इनने क्या क्या किया, और एक इनके बारे में पूछा जाता है सिक्वेंस, कि भैया कौन, लास्ट में पता चला 3-4 के सिक्वेंस लगाने आपसे पूछ लिए। तो ये जो 10 वाले लास्ट में देखे हैं ना, इनको थोड़ा गौर से देखना, ये सिक्वेंस से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सिक्वेंस की ऐसी कोई ट्रिक अभी है नहीं मेरे दिमाग में कि मैं आपको बताऊं, लेकिन ऐसी अगर कोई ट्रिक आती है तो एक आध दिन फिर आपको लिख के या किसी मतलब शॉर्ट वीडियो में जरूर डलवा दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि प्रमुख अधिकारी, मतलब मुगल शासन का प्रशासन जो चल रहा है, तो प्रमुख अधिकारियों को क्या कहते थे। जो मीर बख्शी था, मीर बख्शी को क्या कहते थे, सेना विभाग का प्रधान होता था ये। और मीर आतिश होता था तोप खाने का। देखिए जो तोपें चलती हैं तो आतिशबाजी होती है कि नहीं होती है, तो मीर आतिश जो रहेगा वो तोप खाने का प्रधान रहेगा। ठीक है। और मीर मुंशी, मुंशी क्या रहेगा, जो पत्रों को लिखता था, शाही पत्र वो लिखता था, मीर मुंशी लिखता था। और मीर बहर, बहर देखिए बाहर किसकी आती है, जो जलमार्ग होता है उसमें हमेशा लहर आती रहती है बाहर टाइप की, है ना। तो मीर बहर किसको कहा जाता था, वो कहा जाता था जलमार्गों और नौसेना के अधिकारी को। तो ये तो पूछते हैं आपसे जो प्रमुख अधिकारी थे उनसे क्वेश्चन। फिर प्रांतीय अधिकारियों से, प्रांतीय प्रशासन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो सूबेदार होता था, सूबेदार तो वो होता था सर्वोच्च अधिकारी वहां का होता था। और दीवान वित्त अधिकारी होता था, दीवान, है ना। और सदर और काजी ये न्याय अधिकारी, काजी लोग क्या करते थे, न्याय ही करते थे, तो सदर और काजी अधिकारियों को बोलते थे न्याय अधिकारी। ठीक है। इसके बाद होता था सरकार जिले का शासन जो होता था, उसमें कौन होता था, फौजदार होते थे। तो फौजदारों को क्या बोलता था, ये करते थे कानून व्यवस्था जो होती थी ना, इसकी देखभाल करते थे, कि इसका कोई विरोध करेगा तो फौजदार उसको लपेट देगा, है ना। फिर था अमल गुजार, तो अमल गुजार थे लगान वसूल करने वाले। और कानून को तो आज भी होता है, पटवारियों का प्रधान होता है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। कानून को जब पटवारी से प्रमोशन होता है तो उसको कानून को बना दिया जाता है। यूपी में तो ऐसे ही है, बाकी अन्य जगह का पता नहीं। चलिए कृषक वर्ग का क्या है, कृषक वर्ग में 3 वर्ग थे उस समय पे। एक को बोलते थे खुदकास्ट, पाहीकास्ट और मुजारियान, ये तीनों याद रखना, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। खुदकास्ट, खुद की जिनके पास भूमि हो, मतलब खुदकास्ट मतलब खुद के पास जिनकी भूमि हो, तो खेती हर किसान थे, ये खुद की भूमि पर खेती करते थे। ठीक। पाहीकास्ट, पाहीकास्ट होते थे बटाईदार होते थे, मतलब भूमि ले लेते थे और बटाई पे करते थे। और एक होते थे मुजारियान, तो ये जो है ना खुदकास्ट, इनकी भूमि लेकर किराए पर कृषि करते थे। ठीक है। तो ये तीनों याद रखना, खुदकास्ट, पाहीकास्ट और मुजारियान, ये हो गया। इसके बाद ये हो गया भैया प्रशासन यहाँ पर समाप्त। तो हमने मुगल काल को आज बहुत अच्छे से देखा है और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसको आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लोगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद ये जो है नोट्स बनाए गए हैं। और क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो इसी तरीके के आए हुए, जब आप ये क्लास करोगे और पीवाईक्यू करोगे तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। चलिए तो क्लास कर लीजिए, और जैसा भी आपको क्लास लगी हो वैसा कमेंट्स करके जरूर बताइए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।